कैच परसों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बजट लाया गया। अब बजट के बारे में कैसे आता है कैसे नहीं आता है मैं उसके बारे में नहीं जाऊंगा। हम लोग स्पेसिफिक पिक करेंगे रिलेटेड टू कि बजट में क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं क्या चीज़ें नहीं इंट्रोड्यूस हुई हैं, और स्पेसिफिकली बजट का मेन थीम क्या है। जो पेपर में अभी आपका जो जेकेएस का प्रीलिम्स आ रहा है, तो देर आर चांसेस मे बी कि वो यहाँ से करंट में से करंट बजट का क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो ज़्यादा चांसेस है कि वो जो पुराना जो पिछले साल का उसी में से ज़्यादा कंटेंट उठाएंगे। बट विल कवर कि अभी बजट में क्या चीज़ें आई हैं। अब इसमें गैस की बजट के फीचर्स पढ़ने से पहले आप लोगों को अगर मैं एक चीज़ बताऊं, इस बार का गाइस जो बजट आया है उसका मेन थीम क्या है, तो इसको अगर आप हो सके तो शॉर्ट नोट्स बना लेना। मैं स्पीड में चलूंगा तो आप पॉज करके, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, जो वीडियो देखेंगे ऐप के थ्रू या डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू, तो पॉज करके इसको देख लेना। इस बार का गाइस जो थीम है बेसिकली बजट का, दैट इज द थीम इज सबका विकास। अब आप लोगों को पता है कि मोदी जी ने एक स्लोगन दिया था, वो उनका एक सिग्नेचर स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास एंड सबका क्या है, विश्वास। तो ये जो आप लोगों ने थीम सुना था उन्हीं में से एक थीम पिक किया गया है बजट के लिए। द थीम इज सबका विकास। अब सबका विकास का मतलब गाइस क्या है? सबका विकास का मतलब क्या है? अगर मैं सबका विकास की बात करूं स्पेसिफिकली, सबका विकास की बात करूं, तो बेसिकली इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को एक चीज कहीं ना कहीं शो हो रही, दैट इज इंक्लूसिविटी। व्हाट इज इंक्लूसिविटी एनीवन? ऑनलाइन ऑफलाइन जो सारे बच्चे बैठे हैं, व्हाट यू मीन बाय इंक्लूसिविटी? हिंदुस्तान में क्या है, जितने भी सेक्शंस हैं, फार्मर से लेके रिच से लेके पुअर से लेके, जितने भी हिंदुस्तान में जितने भी सेक्शंस हैं, उन अगर हिंदुस्तान की कल को ग्रोथ होती है, जीडीपी हमारा एनहांस होता है, जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिलती है, तो उसका बेनिफिट किसको जाना चाहिए? उन सब सेक्शंस को जाना चाहिए। यस और नो? समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसका मतलब उन सब सेक्शंस को क्या जाना चाहिए? उसका बेनिफिट जाना चाहिए। तो इस बार का जो आप लोगों को पेपर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खासकर सीडीएस असिस्टेंट कमांडेंट जो बच्चे इस साल अपीयर होंगे, जो जेकेएस के प्रीलिम्स में देना चांसेस कि वो डायरेक्टली आप लोगों को क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि इस बार का थीम क्या है, दैट द थीम इज सबका विकास। और सबका विकास का इसमें स्पेसिफिकली मतलब क्या है? क्या मैंने बोला? सबका विकास का मतलब है इंक्लूसिविटी के ऊपर बात की जा रही है गाइस। और किस किस की? गाइस सबका विकास जो हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब बेसिकली जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी इंट्रोडक्शन में बताया था कि व्हाट वी आर प्लानिंग, मोदी जी के द्वारा, मोदी जी की गवर्नमेंट के द्वारा एक हम लोग एक टर्म यूज कर रहे हैं, अमृत अमृत काल पीरियड। यस और नो? अमृत काल पीरियड। अमृत काल पीरियड कब कब से कब तक है? अगर आज 2025 चल रही है गाइस, तो हिंदुस्तान के 100 साल कंप्लीट कब होंगे इंडिपेंडेंस के? 2047। मींस ये जो 22 साल का ईयर है, इसको हम लोग क्या मान रहे हैं? अमृत काल गाइस पीरियड। इस अमृत काल पीरियड में हम लोग हिंदुस्तान को, अगर इस साल के बजट का थीम देखें तो उसी पे से हम लोग ने एक थीम निकाला जिसका नाम है सबका विकास। और सबका विकास कैसा होगा गाइस? अगर सबसे मेन प्रिंसिपल्स देखें इस साल के बजट के, तो वो क्या क्या है? सबसे पहले जीरो पॉवर्टी। हिंदुस्तान को अमृतकाल पीरियड के, अमृतकाल पीरियड का एंडिंग कब है? 2047। क्या है? 2047। मतलब हिंदुस्तान आज 2025 है, 2047 को हिंदुस्तान, 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ था, और 1947 से 2047 तक हमारे 100 ईयर्स कंप्लीट होंगे। यस और नो? अगर हमारे 100 ईयर्स कंप्लीट होंगे, तो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इन 100 ईयर्स के कंप्लीशन तक, मतलब हमें हिंदुस्तान को क्या करना है? 2047 तक हिंदुस्तान में जीरो पॉवर्टी कहीं ना कहीं हम लोग करेंगे। दूसरा, सबका विकास में मोदी जी ने जो थीम रखा है इस बार के बजट का, सेकंड चीज क्या? 100% गुड क्वालिटी स्कूल एजुकेशन। दूसरा, जो हिंदुस्तान के जो अमृतकाल पीरियड में हम लोगों को जो दूसरी चीज कहीं ना कहीं लानी है, दैट इज व्हाट वी कॉल दैट क्वालिटी स्कूल एजुकेशन। तीसरी अगर मैं बात करूं गाइस, तो तीसरी है हाई क्वालिटी अफोर्डेबल एंड कंप्रीहेंसिव हेल्थ केयर। मींस बेसिकली किसके ऊपर फोकस किया जा रहा है? हेल्थ के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर। नेक्स्ट, 100% स्किल्ड लेबर विद मीनिंगफुल इंप्लॉयमेंट। क्या मतलब है इसका? हिंदुस्तान में गाइस जो एक जेन्युइन, जो आज की डिमांड है, जो आज के रिसोर्सेज हैं, जैसे आप लोग देखोगे आज स्टार्टअप कल्चर आ गया। आज आप देखो जो कंपनीज की रिक्वायरमेंट है, हमारे बच्चे जितने भी हैं आज हिंदुस्तान में गाइस, 50 लाख बच्चे ग्रेजुएट होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट 50 lakhs, जिनमें से 15 लाख इंजीनियर्स हैं। अब मैं डाटा की तरफ नहीं जाऊंगा। बेसिकली मतलब यह है कि आज भी गाइस हिंदुस्तान में 5 या 6% ही इंजीनियर्स हमारे स्किल्ड है। तो क्यों ना अमृतकाल पीरियड का जो एंड होगा 2047 को, उससे पहले पहले हम हिंदुस्तान में जितने भी हमारे बच्चे हैं, ठीक है, उनकी इंप्लॉयमेंट इंश्योर हो, एंड विद
100% को स्किल किया जाए विद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। नेक्स्ट, 70% वुमेन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जितनी भी हमारी 70%, जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उनमें से विमेन का भी क्या रहे, बताओ। 70% औरतों को भी हम क्या करें गाइस, एनरोल करें उन पर्टिकुलर हिंदुस्तान की बढ़ोतरी में, उनका भी योगदान काउंट किया जाए। और नेक्स्ट गाइस, इसी में अगर आप लोग देखोगे तो नेक्स्ट क्या लिखा पड़ा है, फार्मर्स मेकिंग अ कंट्री द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। बेसिकली कहने का मतलब गाइस ये है, हिंदुस्तान में आज भी अराउंड अप्रोक्सीमेटली 50% या 54% के अप्रोक्सीमेटली हिंदुस्तान में आज भी लोग एग्रीकल्चर करते हैं। तो क्यों ना हिंदुस्तान, जहां पर इतना ज्यादा एग्रीकल्चर हमारा सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर है हमारा, अगर आप 3 सेक्टर्स की बात करो, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और तीसरा सर्विस सेक्टर, सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा आज भी हिंदुस्तान के, अगर 55 से या 54 या 55% अगर लोग आज भी इंप्लॉयड हो सेक्टर में, तो क्यों ना इस सेक्टर की बढ़ोतरी की जाए। तो क्यों ना हिंदुस्तान में हमारे जो फार्मर्स है उनका ऐसा यूटिलाइजेशन किया जाए कि हिंदुस्तान फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बन पाए। तो गाइस दिस वाज द थीम, जो इस बार का करंट जो हमारा जो बजट आया है उसका जो थीम था वो मैंने आपको बता दिया। जो गवर्नमेंट की स्लाइड है करंट बजट की, तो उसकी तरफ चलते हैं। अब गए सामने देखो सारे, जल्दी 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 आगे, लेट आ रहे। अब सामने देखो गाइस सारे, करंट का गाइस जो बजट आया, मैं एक बार बजट पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को पेपर में अभी आने वाले जितने भी 4 या 5 महीने, जो 6 महीने जो पेपर आएंगे, आपको ज्यादा वरीड होने की जरूरत नहीं, बिकॉज मैं सारी चीज इसी में कवर कर दूंगा विद इन दैट 40 और 45 मिनट्स। तो प्लीज सामने फोकस करो गाइस। इस बार का की बजट क्या है हमें पता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दिया है, ठीक है। और इसमें क्या चीजों के बारे में जिक्र किया जा रहा है तो उसको समझते हैं। सबसे पहले गाइस हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, मैंने आप सबको पढ़ा है कि हिंदुस्तान, देखो बजट को इस तरीके से याद करना है जैसे मैं रटवा रहा हूं। सबसे पहले क्या पढ़ा, थीम, व्हाट वाज द थीम, सबका विकास। क्या सबका विकास, इंक्लूसिविटी की बात हो रही, किन किन की, गरीब कोई नहीं रहेगा, हेल्थ केयर सबको इंश्योर करना है, एजुकेशन विद स्किल, स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, कब तक, 100% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी, कब तक, 2047 तक, यस और नो। और हमने अब 70% किसको, हम लोगों को वर्किंग सेक्टर में लाना है, विमेन्स को लाना है, और हम अपने फार्मर्स को क्या बनाना है, फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड का खिताब जो टैग है वो हमारे इंडियन फार्मर को दिलाना है, कब तक, 2047 तक। तो ये जो इस साल का थीम सबका विकास रखा गया है गाइस, उसमें गाइस आप लोगों को 2 चीजें दिख रही होंगी सामने, देखो गाइस सारे, आपको 2 चीजें दिख रही हैं। ये मैंने बजट सीधा है जो गवर्नमेंट का बजट है वही सामने आपके लिए आया हूं। अब इसको सामने देखो, अब गवर्नमेंट कह रही है, सुनते जाना गाइस, अब गवर्नमेंट कह रही है अगर हम लोगों को सबका विकास करना है, अगर हमें 2047 तक हिंदुस्तान को डेवलप मुल्क बनाना है, जिसमें इंक्लूसिविटी की ज्यादा बात हो रही है कि सब सेक्शंस को हमें अपलिफ्ट करना है, तो भाई और बहनों उसके लिए हमारे पास इंजन है। कितने इंजन है, कितने इंजन की बात हो रही है, 4 इंजन। व्हाट आर दैट, एग्रीकल्चर, अगर हिंदुस्तान को डेवलपिंग से अगर आपको डेवलप बनाना है तो उसके लिए 4 इंजन है। व्हाट आर द 4 इंजन, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। गाइस इसको देखो टेढ़ा करके इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इंजन ऑफ डेवलपमेंट। आज के जो बजट जो परसों का आया है, इसमें अगर आप लोग बोलोगे कि हिंदुस्तान को 2047 में हिंदुस्तान को डेवलप देखना है, तो व्हाट आर द इंजन्स, गाइस ये है इंजन्स और ये है फ्यूल। इस इंजन में अगर ये फ्यूल डलेगा तो हमारा हिंदुस्तान 2047 तक भाई और बहनों क्या हो जाएगा, डेवलप्ड हो जाएगा। बोलो यस और नो। एंड व्हाट आर द इंजन, इंजन की बात हो रही है एग्रीकल्चर। हिंदुस्तान में आज भी गाइस 50% से ज्यादा लोग किसमें काम करते हैं, एग्रीकल्चर में। हमें इस इंजन को काम के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। दूसरा, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जितने भी हमारे लोगों ने स्टार्टअप लिए हैं, देखो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस तीनों अलग अलग सेक्शंस है। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोविजंस लाए हैं इस बार के बजट में, उसके बारे में मैं बात करूंगा। इन्वेस्टमेंट, कितने प्रकार की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, क्या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है इसमें, उसको भी मैं आगे कैटर करूंगा। एंड द लास्ट, एक्सपोर्ट्स, हिंदुस्तान को कैसे गाइस हम लोग इंपोर्ट ओरिएंटेड से क्या करें, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड की तरफ थ्रो करें। तो ये 4 इंजन है। अगर पेपर में क्वेश्चन है तो व्हाट आर द 4 इंजन जो इस बार के बजट में मेंशन किया हुआ, व्हाट आर दैट, जल्दी, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। अरे मुझे मेंस में भी लिखने को आएगा ये कि हिंदुस्तान को अगर 204 तक डेवलपिंग से डेवलप में जाना है, तो व्हाट आर द 4 थिंग्स व्हिच वी नीड टू फोकस, टेल मी, दीज आर द 4 इंजन्स। और ये 4 इंजन कब से ही जाएंगे, जब भाई और बहनों उनमें ये फ्यूल पड़ेगा। एंड व्हाट इज द फ्यूल, सबसे पहले रिफॉर्म लाओ, इन सब सेक्टर में रिफॉर्म लाओ। क्या बात सच है, क्या हमारे हिंदुस्तान में, हमारे पंजाब का जो एरिया है, मैंने क्या बताया वो, दैट इज गेटिंग इनफर्टाइल। व्हाई इट इज गेटिंग इनफर्टाइल, सैलिनिटी बढ़ गई है, पानी ज्यादा लग गया,
एक ही बार बार सेम क्रॉप का रेपिटेशन हो रहा है, जिसके कारण जो न्यूट्रिएंट्स है सॉइल के वो क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। तो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर 2047 तक एक प्रॉपर प्रॉस्परस बनाना है, तो भाई इसमें फ्यूल सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, रिफॉर्म लाने पड़ेंगे एग्रीकल्चर में, यस और नो। दूसरा क्या करना पड़ेगा, गाइडिंग स्पिरिट, इंक्लूसिविटी। एग्रीकल्चर में गाइस चाहे रिच फार्मर है, पुअर फार्मर है, स्मॉल फार्मर है, लार्ज फार्मर है, जमींदार है, जेलदार है, जो भी है, हमें इन सबको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूसिव वर्ल्ड का पार्ट बनाना पड़ेगा। मींस बेसिकली मेरा कहने का मतलब है, इन चार इंजन को चलाने के लिए, हर एक इंजन को चलाने के लिए ये तीन चीजें चाहिए, ये तीन फ्यूल चाहिए किस्म का। व्हाट आर द थ्री थिंग्स? फर्स्ट, इन सब सेक्टर्स में क्या लाना पड़ेगा, रिफॉर्म लाना पड़ेगा। दूसरा, इंक्लूसिविटी इंश्योर करनी पड़ेगी। क्या एक गरीब बच्चा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का स्टार्टअप ले सकता है, यस और नो? इंश्योर करना पड़ेगा। कैसे करोगे? अरे दो ना मुद्रा स्कीम के लोन। अरे यस और नो, आगे मैं कवर करूंगा। तीसरी बात आ रही गाइस इंक्लूसिविटी, एंड द थर्ड इज गाइस डेस्टिनेशन क्या है हमारी। हम जो इन चीजों पे काम करेंगे, व्हाट इज द मेन डेस्टिनेशन, किस तरफ जा रहे हैं, विकसित भारत। टिल कब तक, 2047। होने लगी समझ? अब लिखने के लिए, अगर मुझे लिखने के लिए भी मेंस में कंटेंट चाहिए होगा, अभी केएस के मेंस आएंगे प्रीलिम्स के बाद, तो मुझे इतना तो इंश्योर है यार, बजट अगर आपने इकोनॉमिक्स अच्छी तरह पढ़ लिया है, तो मुझे लगता है अगर बजट का भी मुझे समझ आ रहा है, तो मैं करंट की चीजें ऐड ऑन कर सकता हूं उसमें। व्हाट इज क्या है, थीम क्या है, पढ़ लिया। इंजन क्या है, पढ़ लिए। एंड व्हाट इज दैट फ्यूल नीडेड, फ्यूल क्या है, सबसे पहले रिफॉर्म्स लाओ। रिफॉर्म्स लाओगे और हमें क्या रखनी पड़ेगी, इंक्लूसिविटी इंश्योर करनी पड़ेगी। और थर्ड चीज क्या करनी पड़ेगी, हम हमारी डेस्टिनेशन क्या है, कहां जा रहे हैं हम लोग। इन चारों चीजों को अगर अपलिफ्ट करना है, तो तीन चीजों को इसमें डालना पड़ेगा। पहला, रिफॉर्म लाओ इन सब में। दूसरा, इंक्लूसिविटी, इन सब सेक्टर में गरीब अमीर जितने भी हैं सारे तबके के लोग, सबको क्या करो, इंक्लूड करो। एंड व्हाट इज द लास्ट थिंग, हिंदुस्तान को विकसित भारत की तरफ लेके जाओ। व्हाट इज द डेस्टिनेशन, विकसित भारत। ये आप लोगों को भाई और बहनों पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट चलें। कहता कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, ए कंट्री इज इट्स पीपल। ये इसको ना इन्वर्टेड कॉमा में लिख लो। जो कंट्री होती है गाइस, इज ए कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल। ये जो टर्म है, ये गुरुजाड़ा अप्पा राव जी ने दी थी। पेपर में क्वेश्चन आ जाए वाला, श्री गुरुजाड़ा अप्पा राव। गैस पेपर में ये आपको जो पेपर में आएगा कि इस बार के बजट में जो चीज, ये जो कोटेशन मेंशन की हुई है, क्या कोटेशन है गाइस, एक कंट्री सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं होती, एक कंट्री उसकी अवाम होती है। समझ लगी कि नहीं? ये जो टर्म है किसके द्वारा दी गई थी, श्री गुरुजड़ा अप्पा राव, यस और नो। और ये कहां के से थे, आई थिंक तेलंगाना से। ठीक है, तो ये बस एक लाइन याद रख लेना, ये शायद आपको कहीं प्रीलिम्स में ना क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो उसके लिए आप लोग इसको अच्छी तरह पढ़ लेना। हो गया, लिख लिया, चले आगे नेक्स्ट। शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे, जैसे चीजें करनी होगी साथ साथ में करते रहना गाइस। अब गाइस सामने देखो, कह रहा है एस्पिरेशन फॉर विकसित भारत। अगर हिंदुस्तान को, हमें अगर एक विकसित भारत बनाना है, इफ यू आर प्लानिंग टू मेक इंडिया ए विकसित भारत बाय 2047, तो हमें इन चीजों को सामने फोकस रखना पड़ेगा। व्हाट आर दैट, एक्सेलरेट द ग्रोथ, हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट को स्पीड अप करना पड़ेगा। सिक्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। एनहांस स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडिया राइजिंग मिडिल क्लास, हिंदुस्तान के मिडिल क्लास की इनकम को हाई करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को पुश करना पड़ेगा। और अपलिफ्ट हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स, और जितने भी हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स हैं उनको भी देखना पड़ेगा। अभी क्या बातें कर रहा हूं मैं सामने, अगर हिंदुस्तान को विकसित भारत की तरफ लेके चलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड ग्रोथ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आज भाई और बहन हमारा जीडीपी जो है हिंदुस्तान का, वो फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड है। इंडिया जीडीपी इज फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया जीडीपी इज फिफ्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और आने वाले टाइम पे, विद इन दिस 4 और 5 years स्पैन, इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ऑल्सो। और ऑलरेडी इंडिया परचेजिंग पावर पैरिटी औकात वाइज कितने नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है। थर्ड नंबर पे व्हाट इज परचेजिंग पावर पैरिटी, अगर एक बास्केट में मैं कुछ गुड्स रखूं, वही सेम गुड्स मैं यूएसए में परचेज करूं, वही सेम गुड्स मैं चाइना में परचेज करूं,
वही सेम गुड्स मैं इंडिया में परचेस करूं, चाहे लैपटॉप लगा लो, बर्गर लगा लो, फूड लगा लो, क्रॉप लगा लो, फ्रूट्स लगा लो, वेजिटेबल लगा लो, चाहे मैं और यूरोप की बात करूं, चाहे मैं कुछ और कंट्रीज की बात करूं, तो गाइस कितना सस्ते में आप ये सारी चीजें खरीद सकते हो। ये सेम प्रोडक्ट कितने सस्ते किस कंट्री में खरीद सकते हो? तो दुनिया में सबसे सस्ता, उसके बाद भाई बहनों इंडिया। मैंने उल्टा बोल दिया। फर्स्ट इज चाइना, चाइना आ गया वो नंबर 1 पे परचेसिंग पावर पैरिटी, दूसरा यूएसए एंड थर्ड इज इंडिया। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यस और नो? परचेसिंग पावर पैरिटी में गाइस वी ऑलरेडी नंबर 3, वी आर नंबर 5 इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। और हिंदुस्तान क्या है, इस पर काफी ज्यादा फोकस कर रहा है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट गाइस क्या होता है आप लोगों को मैंने बता दिया। इंक्लूसिव डेवलपमेंट वी टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट मींस क्वालिटेटिव डेवलपमेंट। ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। व्हाट आर दीज टू टर्म्स? किसकी बात कर रहा हूं मैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? बताओ, एनीवन? ऑनलाइन ऑफलाइन जल्दी। ग्रोथ गाइस क्या होती है बताओ? क्वांटिटेटिव। सारे गांव में सेंटर्स खोल दिए हम लोगों ने, हेल्थ केयर सेंटर्स खोल दिए। क्या सारे मरीज वहां पर ही ठीक होते हैं कि कुछ को सिटी आना पड़ता है? क्या गांव में हॉस्पिटल खुलने से क्या फैसिलिटीज आ गई सारी? अगर गांव में सिर्फ हॉस्पिटल ही ओपन हो रहे हैं तो हिंदुस्तान में ग्रोथ हो रही है, लेकिन डेवलपमेंट ही हो रही है। डेवलपमेंट कब है? जितनी चीज है क्वालिटी वाइज है। तो गाइस डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव। तो ये सेकंड चीज कहीं ना कहीं इंश्योर कर रहा हूं। मिडिल जो इनकम्स है मिडिल क्लास की, देखो यहीं से आप लोगों को पता लग रहा होगा। आपने देखा कि मोदी जी की अभी जो करंट मोदी जो निर्मला सीतारमन जी ने जो बजट पेश किया है, उस बजट में गाइस बोला जा रहा है कि 12 लाख तक आप लोगों को कोई टैक्स नहीं पे करना, नो टैक्स। अब इसका मतलब क्या 12 लाख तक नो टैक्स पे करना? तो आज इसके बारे में गाइस पढ़ेंगे, इसकी मैं कहानी समझाऊंगा। लेकिन अगर 12 लाख तक टैक्स नहीं पे करना, इसका बेनिफिट कैसे मिलेगा? ऑनलाइन एनीवन? भाई और बहनों, अगर आम आदमी मिडिल क्लास लोगों की अगर आप लोग पैसे अगर उनके बचाओगे, तो लोग पैसों को 2 तरीके से यूज करेंगे। आप लोगों ने पहले लोगों को पहले टैक्स लगा रहे थे। आज एक बंदा जो 12 लाख रुपया कमा रहा है, वो 12 लाख रुपया क्या करेगा? कंजप्शन पर्पज के लिए यूज करेगा। और दूसरा किस पर्पज के लिए यूज करता है इंसान अपना, अगर पैसा बचेगा तो? जल्दी। इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा, बैंक में डिपॉजिट कर देगा। बैंक में डिपॉजिट करेगा तो जल्दी क्या ले लेगा? फिक्स डिपॉजिट करवा लेगा। अरे बोलो हाँ या ना? भाई और बहनों, अगर किसी आम आदमी के अगर पैसे को आप लोग बचवा रहे हो एक्स्ट्रा, तो वो सेविंग्स को बढ़ाएगा। बेसिकली किसको बढ़ाएगा? सेविंग्स। तो उसकी जो सेविंग्स है वो ज्यादातर, देखो ये तो हो गया ना उसका एक्सपेंडिचर, मतलब जो खर्चे करेगा, गाड़ी ले लेगा, मोबाइल ले लेगा, कुछ ले लेगा। दूसरा क्या? सेविंग रखेगा। सेविंग वाला पैसा कहां रखेगा? जब शेयर मार्केट में डाल देगा, जब बैंक में डालेगा। भाई और बहनों, यही बैंक का पैसा वो कहां पर यूटिलाइज करेगा? जल्दी। ये बैंक वालों को जो पैसा देगा मिडिल क्लास, वो बैंक वाले किसको देंगे? लोन पे देंगे लोगों को। और जितने लोगों को लोन मिलेगा उतने लोग खरीदारी करेंगे। तो आज मैं आप लोगों को भाई और बहनों एक चीज बताऊंगा। जो टैक्स है हमारा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके होता है? जिस कंट्री में टैक्स ज्यादा लगता है उनका जीडीपी फॉल बैक करने लग जाता है, और जिस कंट्री में टैक्स कम होगा उस कंट्री का जीडीपी भाई और बहनों इंक्रीज होने लग जाएगा। इसका मतलब हिंदुस्तान को अगर आप लोगों को थर्ड नंबर पे लाना है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, तो आपको मिडिल क्लास लोगों को क्या देनी पड़ेगी? जल्दी। रियायत देनी पड़ेगी, रिबेट देनी पड़ेगी। अगर आप रिबेट दोगे तो उसका पैसा बचा। और गाइस याद है हारत उमर स्ट्रेटजी? हारत उमर सब क्या कहते थे? जितनी बंदे की सेविंग होती है उतनी ज्यादा क्या होता है वो इन्वेस्ट करता है वो। अगर ये पैसा चाहे बैंक में रखे, चाहे सामान खरीदेगा, तो जिस कंपनी का गाड़ी खरीदेगा उसकी गाड़ी बिकने लग जाएगी। वो और प्रोडक्शन करेगा, और लोगों को इंप्लॉय करेगा। अरे बोलो हाँ या ना? और जिस बंदे की सेविंग, अगर दूसरा बंदा सेविंग भी करेगा तो बैंक को पैसा देगा। भाई आजकल सेविंग का पैसा कौन घर पे रखता है? बैंक में रखेगा। और अगर बैंक में रखेगा तो बैंक उसी पैसे को कहां पर यूटिलाइज करेगा? बिजनेसमैन को देगा, स्टार्टअप कल्चर वालों को देगा। और ये पैसा कहीं ना कहीं इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ लेके जाता है। यस और नो? तो बोलो हाँ या ना? नहीं लगी समझ? बताओ बताओ जल्दी। आइडिया लग रहा है क्या बता रहा हूं? तो गाइस ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हमें इनविगोरेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, हमें प्राइवेट सेक्टर को क्या करना पड़ेगा? इसमें लाना पड़ेगा गाइस। अब वो टाइम एलपीजी रिफॉर्म्स जो लाए गए थे,
Why Manmohan Singh ji, when he was a finance minister during the government of Narasimha Rao, why he talked about privatization? Because हिंदुस्तान में, याद है आप लोगों को मैंने स्टोरी सुनाई थी कि 1950s में नेहरू जी को नहीं दिख रहा था आइडिया कि क्या हमें हिंदुस्तान को ग्रोथ कौन करवाएगा। तो नेहरू जी को लगा कि अगर हम लोग किसी फॉरेन बॉडी को देंगे जिनके पास पैसा है, तो ऑलरेडी हम हिंदुस्तान से अंग्रेजों को बड़ी मुश्किल से हमने बाहर निकाला है, दूसरा किसी प्राइवेट को देंगे तो वो अपनी मोनोपोली ना जनरेट कर ले, तो हमारे पास लास्ट हमारे पास क्या ऑप्शन था, हम किसको दें, हिंदुस्तान को रन कर ली। गवर्नमेंट इस चीज का कहीं ना कहीं क्या करे, गवर्नमेंट नीड टू टेक द इनिशिएटिव, गवर्नमेंट आईआईटीज बनाए, गवर्नमेंट पीएसयू डेवलप करे। तो आप देखोगे तो उस टाइम पे प्राइवेट कंपनीज नहीं थी, लेकिन इस कारण 1991 में क्या स्टोरी देखने को मिली, हिंदुस्तान में हमारे पास जो पैसा था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो आई थिंक $5 बिलियन से भी आई थिंक कम था। यस और नो? तो इंडिया वाज एट दैट पर्टिकुलर टाइम वाज कि नियर टू फॉल, हमारी इकोनॉमी रिसेशन से कहीं ना कहीं डिप्रेशन की तरफ चली जाती, जो अमेरिका में देखने को मिला था 1930s में, अर्ली 30s में। यस और नो? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट 1991 में क्या लाया गया, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन करने से क्या होगा, कुछ चीजें जो है अब प्राइवेट को भी इंट्रोड्यूस करो, उस प्राइवेट में हमारे इंडिया के लोग हो सकते हैं, कुछ फॉरेन एंटिटीज को भी अलो करो, एफडीआई एफआईए के तौर पर। यस और नो? तो इससे क्या किया जाए, गवर्नमेंट जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वेलफेयर अप्रोच की तरफ ज्यादा फोकस करे, गवर्नमेंट अदर सेक्टर्स की तरफ भी फोकस करे, बाकी जो चीजें हैं वो प्राइवेट या बाकी को दी जाए। तो कहीं ना कहीं अगेन इसी चीज को बोला जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। और लास्ट का अपलिफ्ट द हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स। हमारे हिंदुस्तान में आज भी जितने भी हाउस होल्ड्स हैं, उनके जो सेंटिमेंट्स हैं, उनके जो फीलिंग्स हैं, उनकी जो थॉट है, वो कंट्री के लिए जो देखते हैं कि हिंदुस्तान हमें ऐसा चाहिए, कि हमारे आज भी बच्चों में, यूथ में एक चीज है कि हमें कनाडा जाना है। वाई? बिकॉज वो वहां पर एक बड़ी एक लुक्रेटिव लाइफ देखते हैं, अट्रैक्टिव लाइफ देखते हैं, कि 5 दिन काम किया, 2 दिन बीच के ऊपर चिल विल करेंगे, उसके बाद घर वापिस आ जाएंगे। तो समय वो थॉट प्रोसेस में होते हैं। चलो उसमें मैं ज्यादा बात नहीं करूँ। नाउ गाइस लेट्स कम टू, आपने गाइस योगी आदित्यनाथ को देखा होगा परसों, ही वाज टेलिंग कि इस बार का जो मोदी जी का बजट आया है वो ज्ञान के ऊपर आया है। ज्ञान का मतलब जी फॉर गरीब, वाई फॉर यूथ, ए फॉर अन्नदाता एंड एन फॉर नारी। तो बेसिकली गाइस हिंदुस्तान में अगर आपको अभी जेकेएस का जो प्रीलिम्स आ रहा है उसमें क्वेश्चन आ जो ज्ञान टर्म है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। व्हाट इज जी, गरीब, व्हाट इज वाई, यूथ, व्हाट इज ए, अन्नदाता मतलब फार्मर्स, एंड द लास्ट इज नारी। इसका मतलब हमारे इस साल के बजट में इन 4 लोगों को स्पेसिफिक फोकस किया हुआ है। समझ लगी कि नहीं, आईडी लगा, यस और नो? अब इसको एक एक करके समझते हैं हम। अब यहां पर देखो गाइस, अभी क्या हम लोग पढ़ेंगे, याद है हमने अभी पीछे क्या पढ़ा था, इंजन्स, 4 इंजन्स। देखो आपको करेक्ट बता रहा हूं पढ़ने का तरीका क्या होता है बजट का। कितने इंजन थे, 4। अब पहला इंजन कौन सा है, एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर सबसे पहले फोकस करो, एग्रीकल्चर, गिव हेडिंग एग्रीकल्चर, सीधा हेडिंग डालो एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के ऊपर गवर्नमेंट क्या फोकस कर रही है, स्पेसिफिक। सबसे पहले गवर्नमेंट की क्या बात हुई गाइस, याद रखें ये बजट कोई जो न्यूज चैनल पे आता है वो वाला बजट नहीं है, ये यूपीएससी और जेकेएस के एस्पिरेंट्स है, जहां हमारे जो अदर एग्जाम्स के लिए देंगे उनके लिए स्पेसिफिक बजट इस तरीके से पढ़ा जाता है। तो सामने देखो हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर क्या है, स्परिंग एग्रीकल्चर ग्रोथ, हमें एग्रीकल्चर की ग्रोथ को बढ़ाना है, बिल्डिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी। गाइस आज भी हिंदुस्तान में 65% लोग कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं। कितने परसेंट आ रहे हैं, 65%। हिंदुस्तान में आधी से ज्यादा आबादी, अराउंड कितनी, 2/3 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आर लिविंग इन विलेजेस। तो हमें विलेजेस को प्रॉस्पर करना है, और अगर विलेजेस को प्रॉस्पर करना है तो किन चीजों पे फोकस करना भाई और बहनों, सामने। तो पहला, इसका मतलब पहला हम कौन सा इंजन पढ़ने जा रहे हैं, कितने इंजन से, 4, उनमें से पहला इंजन एग्रीकल्चर। उसको कैसे हम लोग अपलिफ्ट कर सकते हैं, सबसे पहले भाई और बहनों ध्यान से देखो, किसी एक न्यूज चैनल पे मैं गया था डिबेट के लिए, तो वहां पर पिछले साल के बजट की बात हुई थी, तो जहां पर हमने बात की थी कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है वो 3 लाख रखी। पता किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, जिस भी इंसान के नाम पे गाइस हिंदुस्तान में आज जमीन है, वो कोई भी आप लोग हो सकते हो, चाहे जमीन कम है, लार्ज फार्मर हो, स्मॉल फार्मर हो, मार्जिनल फार्मर हो, कोई भी हो, आप लोगों को अगर पैसा चाहिए तो भाई और बहनों आप जे के बैंक या किसी भी जम्मू कश्मीर में जितने भी बैंक ऑपरेट करते हैं उनमें जाकर वो किसान क्रेडिट स्कीम की जो जो आप लोगों को जो फैसिलिटी मिल रही है, आप उसको क्या कर सकते हो, ले सकते हो। बात लगी समझ, ये किसान के पास एक क्रेडिट कार्ड है,
ये इमरजेंसी सिचुएशन में भी यूज कर सकता है, सीड्स खरीदने के लिए यूज कर सकता है। अब भाई और बहनों बोला जा रहा है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम की जो पहली लिमिट कितनी थी 5 लाख, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, सॉरी पहले उसकी लिमिट थी 3 लाख, सॉरी बाय मिस्टेक यहां पर लिखा कि कितनी कर दी गई है, 5 लाख कर दी गई है, पहले कितनी थी लिमिट 3 लाख। और इसका बेनिफिट हम कितने, एटलीस्ट 7.7 करोड़ फार्मर्स को प्रोवाइड करेंगे। दिस क्रेडिट स्कीम ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड विल फैसिलिटेट शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर 7.7 करोड़ फार्मर्स, मतलब 7.7 मतलब 7 करोड़ 70 लाख फार्मर्स को हम जो है ये किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू जोड़ेंगे। और खासकर जो किसमें जुड़े हुए हैं, फिशरमैन भी, वैसे फार्मर्स तो है ही है, इसमें फिशरमैन भी होंगे और इसमें डेयरी फार्मर्स भी होंगे, दूध वाले, फिशरमैन और फार्मर्स, 3 लोगों को इस किसान क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट दिया जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ 70 लाख लोगों को, कौन कौन है, फार्मर, फिशरमैन एंड जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं दोधी, उन सबको बेनिफिट दिया जाएगा। बात लगी समझ। और कितनी स्कीम, पहले 3 लाख रुपए मिलता था, अब कितना मिलेगा, 5 लाख रुपए मिलेगा। चले आगे नेक्स्ट, जल्दी जल्दी स्पीड में। दूसरा भाई और बहनों क्या चीज बोली जा रही है इसी में, दूसरी बात बोली जा रही है, प्राइम मिनिस्टर धन धन्य कृषि योजना डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। अब क्या ये कहानी है, जैसे मैंने गाइस पहले बताया, जैसे आप लोगों को भी मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर पर कॉन्सेप्ट बताया था, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। पहले एक प्रोग्राम था गवर्नमेंट का, 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर काम किया जाएगा। अब यही स्कीम इस बार के बजट में किस तरीके से लाई गई है, प्राइम मिनिस्टर धन्य कृषि योजना डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स। कुछ हिंदुस्तान में कुछ 100 डिस्ट्रिक्ट्स होंगी, वहां के एग्रीकल्चर को हमें क्या करना है बताओ, एनहेंस करना है, प्रमोट करना है, ग्रोथ पे लाना है, ग्रोथ इंजन का पार्ट बनाना है हिंदुस्तान के। तो बोलो हाँ या ना। और मैंने अभी आप लोगों को बताया, इस बार का जो ज्ञान का टर्म है उसमें ए इज फॉर अन्नदाता। तो किसको फोकस किया जा रहा है, अन्नदाता। क्या चीज पहले प्रोवाइड की जा रही है, किसान क्रेडिट कार्ड। दूसरा, कुछ 100 क्या बनाई जा रही है, पहले जो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट का टर्म था, आज क्या है, सम 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है उसके थ्रू कुछ 100 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा, जिसमें 1 करोड़ 70 लाख फार्मर्स को क्या किया जाएगा, बेनिफिट प्रोवाइड किए जाएंगे इसके, चाहे वो किसी कोल्ड स्टोरेज के फॉर्म में होगा, किसी फॉर्म में होगा। तो ये गाइस याद रख लेना, क्या बनाई जा रही है, एक स्कीम है, इस ये स्कीम है जिसका नाम है पीएम धन्य धान्य कृषि योजना डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इसमें क्या किया जाएगा, 100 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा। जैसे पुरानी स्कीम थी 100 एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट, सेम 100 डिस्ट्रिक्ट जो है टारगेट की जा रही है, यहां पर जो एग्रीकल्चर है उसको एनहेंस किया जाएगा। ठीक है, जिसमें कितने फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा, 1 करोड़ 70 लाख। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट जल्दी स्पीड में, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज दिस मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, गैस कॉटन कपास की खेती जो है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। कपास की खेती के लिए आज अभी तक सूटेबल कौन सा एरिया माना जाता है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। वाई, ब्लैक सॉइल। बात लगी, क्या ब्लैक सॉइल पे लगती है, क्या लुविल सॉइल पे लगती है, गाइस लगती है, उस पर भी लगती है। बट याद रख लेना, कॉटन के लिए जो रेनफॉल है वो ज्यादा बेस्ट नहीं रहती, उसको ड्रिप इरिगेशन या अदर इरिगेशन के, क्योंकि अगर पानी सीधा ऊपर से गिरेगा तो कॉटन बॉल जो है वो खराब हो जाती है, नीचे गिर जाती है और फसल खराब हो जाती है फार्मर्स की। अब गाइस क्वेश्चन क्या है, 5 साल का मिशन बनाया गया है किसके लिए, 5 ईयर मिशन टू फैसिलिटेट इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉटन फार्मिंग। हमें गाइस हिंदुस्तान में 5 साल का मिशन रखना है, कॉटन की प्रोडक्शन को हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। कॉटन की प्रोडक्शन को क्या करना है, इंक्रीज करना है। और थर्ड गाइस सामने, मखाना बोर्ड इन बिहार। गाइस आप लोगों को याद होगा 2022 में एक बिहार की एक मखाने हैं, बड़े स्पेशल मखाने होते हैं, वेरी टेस्टी, उनको बोलते हैं मैथिली मखाना। सुना वो नाम, मैथिली मखाना। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, मैथिली मखाना कहां का है, गाइस ये बिहार का है। बिहार का जो मैथिली मखाना गाइस बड़ा फेमस है, आप देखना इसका, आई थिंक किसी चैनल ने भी, नेशनल ज्योग्राफी ने किसी ने कवर अप किया था, मैंने ये वीडियो देखा था। ये 2022 में इसको क्या मिला था, जीआई टैग। अब भाई और बहनों क्या बनाया जा रहा है, मखाने की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में कहां पर होती है, बिहार में। तो बिहार में इसके लिए स्पेशली क्या बनाया जा रहा है, बोर्ड बनाया जा रहा। अब क्या किया जाएगा, इसकी प्रोडक्शन को भी इंप्रूव किया जाएगा, इसकी प्रोसेसिंग को इंप्रूव किया जाएगा, वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एफपीओ, फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशंस को भी डेवलप की जाएंगी, जो मखाने को पैकेट में डाल के लोगों को बेचेगी, पता ना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो उस तरीके से किया जाएगा। और गाइस आपको पता है मखाना जो था, इट्स वेरी न्यूट्रिशियस,
इसमें एंटीऑक्सीडेंट, इसमें आयरन, इसमें प्रोटीन। जिम वाले जो है वो पीनट के साथ इसमें नींबू वगैरह डाल के, मैं नहीं बात करूंगा, मन डाइवर्ट हो जाता है। समझ लगी कि नहीं? तो मखाना बोर्ड कहां पर लाया गया? बिहार में लाया गया। अब याद रहेगा ये। और जिस जगह पे ये बना रहे हैं, आई थिंक बीटन समथिंग ऐसे कोई जगह, वो भी बिहार में ही है। बीटन, वो देख लेना। आगे गाइस और क्या किया जा रहा? और फार्मर्स के लिए गाइस क्या किया जा रहा है जल्दी? नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स। क्या मतलब हुआ इसका? जल्दी सब ऑनलाइन। इसका मतलब क्या हुआ सचिन? क्या मतलब हुआ इसका? नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स। हिंदुस्तान में गाइस जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी एनहांस कर सकते हैं उन सीड्स को लाया जाए। मतलब जैसे बोलो कि एक चावल का दाना अगर मैं यहाँ लगाऊं जो देसी है, और एक हाई यील्डिंग वैरायटी अगर कोई मैं सीड यहाँ रखूं, तो जब कल को फसल होगी गेहूं की, चावल की, तो एक में कितने दाने होंगे? 5। ठीक है, और एक में कितने होंगे? 20। तो आपको दिख रहा है गाइस क्या फर्क है इसमें और इसमें? क्या फर्क है? इसमें हाई यील्डिंग कैपेसिटी है। तो कौन से सीड्स लाने हैं? अगर हिंदुस्तान में फार्मर्स की इनकम को आपको और डबल करना है, और बढ़ाना है, तो हमें हाई यील्डिंग सीड्स को लाना पड़ेगा। टारगेटेड डेवलपमेंट एंड प्रोपोगेशन ऑफ सीड्स विद हाई यील्ड पेस्ट रेजिस्टेंट। व्हाट इज पेस्ट रेजिस्टेंट? कि ये जो गाइस ये एक ऐसा हाई यील्ड वैरायटी सीड होगा जिसके ऊपर कीड़ा भी नहीं लग पाएगा, किसान की फसल नहीं खराब होगी। और क्लाइमेट रेजिलिएंट। व्हाट इज क्लाइमेट रेजिलिएंट? कल को भाई और बहनों बारिश हो ना हो, चावल सबसे ज्यादा पानी कंज्यूम करता है, यस और नो? आज भी जम्मू से लेके नॉर्थ से लेके साउथ जितनी कोस्टल स्टेट है, सबसे ज्यादा क्या लगाया जाता है? चावल। कोस्टल वाले तो सारे क्या खाते हैं? चावल और फिश। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हिंदुस्तान में हमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को लाना है, तो कौन से हाई यील्ड वैरायटी सीड्स जिनमें ना कोई पेस्ट लगे, मतलब ना कोई कीड़ा लगे। दूसरा, चाहे बारिश हो ना हो, तो क्या हम अभी जो चावल है ये कौन सा है? वाटर इंटेंसिव। समझ लगे कि नहीं? तो क्या पानी कम कंज्यूम करने वाले चावल भी आ सकते हैं? तो उस पर फोकस किया जा रहा है। समझ लगी? तो बस ये देख लेना। और क्या चीजें इसमें एडअप करने के लिए बात की गई, ये सामने देखो गाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ सकता है। आपके जेके एसएसबी में जो बच्चे जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं स्पेसिफिक, उनको क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट इज आत्मनिर्भरता इन पल्सेस? आज भी भाई और बहनों, हिंदुस्तान में 3 जो खासकर दालें हम लोग कंज्यूम करते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा हम लोग क्या करते हैं? इंपोर्ट करवाते हैं। क्यों इंपोर्ट करवाते हैं? आज भाई और बहनों सब लोग कहते हैं कि हमें एमएसपी दो, इंश्योर करो 5 साल के लिए। वी आर अगेंस्ट दैट। मिलनी चाहिए, बिकॉज फार्मर्स आई नो व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। बट समवेयर ये भी हमें समझना चाहिए कि जिस पर्टिकुलर क्रॉप से हम एमएसपी दे रहे हैं, उसी क्रॉप की रोटेशन के कारण गाइस सॉइल्स की हिंदुस्तान में फर्टिलिटी खराब हो रही है। तो क्यों ना हमारे पंजाब, हमारे जम्मू के जो लोअर एरिया, सारसपुरा, सांबा, कठुआ, जहाँ हमारे जितने भी हरियाणा, यूपी का वेस्टर्न पार्ट और हमारे अदर पार्ट जो हिंदुस्तान में है, क्यों नहीं चावल और गेहूं के सिवा हम लोग पल्सेस की खेती को भी प्रमोट करें? अगर पल्सेस की आज हिंदुस्तान में दालें 150 रुपए किलो भी जा रही हैं, इतनी महंगी क्यों है? बिकॉज हिंदुस्तान में फ्रूट्स क्यों इतने महंगे हैं? क्यों दालें इतनी महंगी है? बिकॉज हम लोग उस पर फोकस नहीं करते। तो गवर्नमेंट का फोकस और क्या है? लॉन्चिंग ए 6 ईयर मिशन। 6 साल का मिशन लाया जा रहा है। किसके ऊपर? खासकर तुर, उड़द और मसूर की दाल के ऊपर। और गाइस सरकार इस पे क्या देगी? साथ में आपको एमएसपी भी इंश्योर करेगी। लॉन्चिंग ए 6 ईयर मिशन। और व्हाट इज आत्मनिर्भरता? हमें आज भी तुर, उड़द और मसूर दाल के लिए कहां से लानी पड़ती है? बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। अब गाइस इन 3 दालों को हम लोग क्या करेंगे? हिंदुस्तान में लगवाएंगे, फार्मर्स को इस पे एमएसपी देंगे, ताकि हिंदुस्तान में क्या हो? समझ लगी कि नहीं? हमारी दालों का रेट नीचे जाए। हिंदुस्तान में आज भी गाइस दालें इसलिए कम लग रही हैं, और दालों में आपको पता प्रोटीन बहुत होता है। आज भी हिंदुस्तान में 35 बच्चे क्या है, 35% जो बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं, व्हाट आर दे? स्टंटेड। हाइट ही नहीं बढ़ रही। क्यों नहीं बढ़ रही है? पोषण की कमी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है। उस कमी को हम दूर कैसे कर सकते हैं? अगर हम लोग पर्टिकुलर ये पल्सेस के ऊपर हम लोग अच्छा फोकस करें। दालें जितनी सस्ती होंगी उतना आम आदमी इन दालों को खरीद पाएगा, खाएगा, तो एटलीस्ट न्यूट्रिशन से तो बॉडी पूरी फिट रहेगी। बोलो हाँ या ना, यस और नो? तो हमें क्या करना है? हमें डेवलपमेंट एंड कमर्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स चाहिए। मतलब अब दालों को ऐसे किया जाए कि चाहे हमारे कंडी इलाका का बंदा हो, चाहे किसी कोस्टल एरिया का बंदा हो, कि दालें किसी भी क्लाइमेट में लग जाएं, तो हमें वैसी दालों को लाना है। मीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमें उन दालों के सीड्स को बनाना है। यस और नो? ये 6 साल का मिशन सरकार ने लिया है। एनहेंसिंग प्रोटीन कंटेंट, अगर हो सके दालों का प्रोटीन कंटेंट को किसी तरीके से एनहेंस किया जाए। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, दालों की प्रोडक्टिविटी को एनहेंस किया जाए। और इंप्रूविंग द पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज, व्हाट इन द कोल्ड स्टोरेज बनाया जाए, नॉर्मल स्टोरेज बनाए जाए।
नॉट ओनली कोल्ड स्टोरेज, अगर किसान अपनी गाइस आज भी हिंदुस्तान में टमाटर वेजिटेबल फ्रूट्स की जो फसल है ये पेरिशेबल आइटम है, हफ्ते तक रहती है उसके बाद खराब हो जाती है। आज भी हिंदुस्तान में पता नहीं कितने मिलियन टन ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल हमारा वेस्ट होता है। उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाए, स्टोरेजेस बनाया जाए, चाहे गवर्नमेंट बनाए चाहे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाए, किसी न किसी भी स्टेप लेने पड़ेंगे। तो पोस्ट हार्वेस्ट मतलब फसल कटाई के बाद स्टोरेजेस को भी कहीं ना कहीं लाया जाए, मैनेजमेंट की जाए, एश्योरिंग द रेम्यूनरेटरी प्राइसेस टू द फार्मर्स। बेसिकली ये एमएसपी को बता रहे हैं कि एक प्रॉपर अगर किसान ये चीज लगाता है तो उसको एक अच्छा प्राइस दिया जाए ताकि वो आने वाले टाइम पे फिर से क्या करे, कॉन्फिडेंस पे फसल फसल लगाए वाली। नेक्स्ट गाइस सामने देखो, लिखिए ये वाला, सारा लिखने की जरूरत नहीं आपको, मैं शेयर कर दूंगा, ये गवर्नमेंट का ही है। इंडिया पोस्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर द रूरल इकोनॉमी। गाइस आपको पता है, मैंने जैसे आपको बताया था, इंडिया में जो हमारे ऑटोनोमस पीएसयूज है, हाउ मेनी आर दैट, या द इंडियन रेलवे, बताओ बताओ जल्दी, ऑल इंडिया रेडियो, इंडिया पोस्ट, यस और नो। गाइस इंडिया पोस्ट तो पता ना सब विलेजेस तक है, सब गांव तक है। आज भी अगर किसी गांव तक क्या है, बैंक नहीं पहुंचा हुआ लेकिन चिट्ठी तो पहुंचती है। तो इंडिया पोस्ट काफी ज्यादा गांव को कवर करता है, यस और नो। क्यों ना इस इंडिया पोस्ट को एज ए कैटलिस्ट हमारी रूरल इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के लिए इसको कैटलिस्ट बनाया जाए। कैटलिस्ट क्या होता है गाइस, आप लोगों को याद है कैटलिस्ट, रिएक्शन को फास्ट करने के लिए कैटलिस्ट डालते हैं। तो हिंदुस्तान की रूरल इकोनॉमी को अगर स्पीड अप करना है तो हमें क्या डालना पड़ेगा बीच में, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट कौन एक्ट कर सकता है, इंडिया पोस्ट। तो बोलो हाँ या ना, कैसे काम कर सकता है, हब कोलिकेशन बना के किसी पर्टिकुलर एरिया में क्या चीजें मिल रही क्या नहीं है उनको हब्स क्रिएट करे। इंस्टीट्यूशनल अकाउंट सर्विसेज, फार्मर्स को कल को कोई हेल्प चाहिए, चाहे लोन ना हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने हो, फार्मर्स कोई चीज लेता है कल के इसके अकाउंट में पैसा वापस चला जाए, कैश आउट, ईएमआई पिकअप, ये सारी फैसिलिटीज गाइस कौन प्रोवाइड करे, आप लोगों का इंडिया पोस्ट प्रोवाइड करे। क्रेडिट सर्विसेज टू माइक्रो एंटरप्राइजेस, जितने भी लोगों ने स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस ओपन किए हैं या एमएसएमई की जिसकी आप लोग बात करते हो, उनको भी किसी तरीके से इंडिया पोस्ट किसी तरीके से फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, इंश्योरेंस प्रोवाइड करे, और असिस्टेड डिजिटल सर्विसेज, ऑनलाइन कोई चीज अगर किसी एक गांव में कोई फार्मर कोई चीज बनाता है तो कैसे उसको एक डिजिटल सर्विसेज के थ्रू इंडिया पोस्ट उसको मदद करके कल को उसके कस्टमर्स एनहांस कर सकता है, जैसे अमेजोन करता है, जैसे फ्लिपकार्ट करता है। अब बोलो यस और नो। देखो गाइस इस बार का बजट मुझे बहुत सही लगा, टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट, बट अब लगा कि जैसे हम किसी टाइम पे चाइना का बड़ा मजाक उड़ाते थे 2004-5 में, देखो इतने बड़े बड़े फोन कितनी आवाज आती है। तो कल मैं परसों किसी एक उसकी बात सुन रहा था, कोई स्टार्टअप लिया था उन्होंने, आई थिंक आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, कोई यूनिकॉर्न कंपनी है उनकी, वो चाइना में ही ऑपरेट करते हैं। ही वाज टेलिंग, आपको पता है जो एक एप्पल का फोन आता है इसको चाइना में बनने के लिए कितनी कॉस्ट लगती है। तो वाज लिटरली शॉक, ही वाज, गेस करो, एक चाइना में एक एप्पल का मोबाइल आईफोन 16 लगा लो बनने के लिए कितनी कॉस्ट लगती है उनकी, प्रोडक्शन कॉस्ट $10 गाइस। व्हाट इज $10 आज के, 820 रुपए। कैन यू गाइस बिलीव दैट व्हाट दे आर सेइंग। आज परचेजिंग पावर पैरिटी में चाइना ऊपर चला गया है। तो किसी टाइम पे जिनका मजाक उड़ता था वो चीजें हुई हैं, आज हिंदुस्तान ने भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। तो आई थिंक अब थोड़ा फ्लो आ रहा है। देखो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में अगर मेजोरिटी गवर्नमेंट हो तो उसके बेनिफिट्स भी हैं, उसके उसके नुकसान भी हैं काफी ज्यादा। बट अगर बेनिफिट वाइज देखोगे तो इकोनॉमी प्रॉपरली वर्क कर सकती है, सस्टेन कर सकती है, अगर कहीं ना कहीं मेजोरिटी गवर्नमेंट हो, बिकॉज उनको डिसीजन लेने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। तो आई थिंक नाउ इंडिया इज कमिंग ऑन दैट ट्रैक, तो इसका बेनिफिट मिलेगा हिंदुस्तान में। अगले 4-5 साल में हिंदुस्तान इतनी तरक्की कर जाए, सारे बाहर बाहर के लोग हिंदुस्तान में आने लग जाए। वी वांट टू वर्क इन इंडिया, कैन वी गेट अ पीआर। तो फिर क्या करेंगे सचिन, है रविंदर, क्या करेंगे। नो नो सॉरी हमारी ऑलरेडी बहुत पॉपुलेशन है। आगे गाइस नेक्स्ट देखो, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, 4 इंजन पढ़े थे, पहला इंजन कंप्लीट कर लिया एग्रीकल्चर। व्हाट इज द सेकंड इंजन, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। क्या है इसके लिए आया, सामने देखो, क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा भाई और बहनों। पहले जो क्रेडिट फैसिलिटी माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए थी वो पहले कितनी थी, लिमिट उसकी 5 लाख, अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, बस और कुछ नहीं, सब पढ़ना। फर्स्ट टाइम कुछ लोग जो एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं, जैसे हम कर्तव्य का इनिशिएटिव लिए इसको बोलते हैं एडुप्रेन्योर।
जो लोग फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं, जिसको एंटरप्रेन्योर बोला जाता है, हम प्रोनाउंसिएशन में देसी है तो इसलिए एंटरप्रेन्योर बोल रहे हैं गाइस, इनको 5 लाख रुपए फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाएगा। तो समझ लगी कि नहीं? और ये जो 5 लाख रुपए दिया जाएगा, ये हमारी औरतें, हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग, हमारे शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के भाई लोग, उन सबको इस पर्टिकुलर स्कीम का बेनिफिट दिया जाएगा। और इनको लोन भी प्रोवाइड किया जा सकता है अगले 5 साल तक। कितने का? 2 करोड़ का। 2 करोड़ तक का लोन भी प्रोवाइड किया जा सकता है कि किनको? अगले 5 साल के लिए, जो लोग एक अपना क्या ले रहे हैं, एंड जो लोग एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं, एंटरप्रेन्योर जिसको बोला जाता है। और हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कर्तव्य आईएएस एकेडमी इज प्रोवाइडिंग 7 days फ्री ट्रायल क्लासेस इन जम्मू गांधीनगर। इट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑनलाइन। हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी कॉलेज के हेक्टिक शेड्यूल में हैं, और हमारे कुछ जॉब या वर्किंग कुछ हमारे जो लोग हैं, उनके लिए भी हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है ऑन आवर ऐप कर्तव्य। लास्ट गाइस, किसी भी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने से पहले एटलीस्ट 6 और 7 days का ट्रायल लेना ना भूलें, बिकॉज अक्सर कुछ बच्चे कुछ मिसलीडिंग एड्स का शिकार हो रहे हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट, एटलीस्ट वॉच 6 और 7 days ट्रायल क्लासेस। थैंक यू। और भाई और बहनों, ये फैसिलिटी तो चलो ठीक है, इसको हम समझ गए। अगर ये सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करनी है, तो आपको कुछ चीजों को फोकस करना पड़ेगा। क्या फोकस करना पड़ेगा? देखो गाइस, अभी मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करूंगा जो आपको प्रीलिम से पूछी जा सकती हैं, वो आगे आएगा। जहां पर मैं सब्सिडीज की बात करूंगा, कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, याद हमने जो पढ़े हुए हैं, तो उसके आगे आने वाला वो, तो पहले इसको थोड़ा देख लो। हम लोगों ने गाइस एंटरप्रेन्योर कल्चर को बढ़ावा देना है। एमएसएमई को हम लोगों ने बोला कि जो आपकी जो पहली लिमिट थी, अब उसको क्या किया जाएगा? उसको भी बढ़ा दिया जाएगा। यस और नो? दूसरी चीज हम लोगों ने इसमें क्या बोली? औरतों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज भी एंटरप्रेन्योर कल्चर की तरफ बढ़े। उसके लिए सरकार कह रही है अगले 5 साल तक कितना लोन दिया जा सकता है। कोई भी अगर लोग बंदे एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर की तरफ जाना चाहते हैं, अपना कोई बनाना चाहते हैं, अपना कोई स्टार्टअप लेना चाहते हैं, तो उनको 2 करोड़ तक की फैसिलिटी दी जा सकती है। अब गाइस, अगर आप लोगों को हिंदुस्तान में इन औरतों को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, बच्चों को, यंग एस्पिरेंट यंग माइंड्स को अगर लाना है, तो आपको हिंदुस्तान के हर एक बंदे को ईज एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंश्योर करनी पड़ेगी। मतलब कि मुझे अगर कल को कोई एक स्टार्टअप लेना है, तो एटलीस्ट मैं किसी एक विंडो पे चाहूँ, वहां पर मुझे परमिशन मिल जाए और अपना काम ओपन करूँ। यस और नो? और मुझे मेरा काम खोलने के लिए ज्यादा पैसा लगे कि कम पैसा लगे? कम पैसा लगे। तो क्या पहले टर्म? मैन्युफैक्चरिंग मिशन विद द मैंडेट टू फोकस ऑन। अगर हम हिंदुस्तान में सब लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर की तरफ फोकस कर रहे हैं, तो हमें ये चीज इंश्योर करनी पड़ेगी उन सब बच्चों के लिए, उन सब लोगों के लिए, चाहे बूढ़ा है, बुजुर्ग है, छोटा है, बच्चा है, जो भी है। क्या? ईज एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। हिंदुस्तान में अगर कोई काम ओपन करना है, सिंपल तरीके से, सिंगल विंडो क्लियरेंस के थ्रू, और दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक से हम वो बनाए। फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स फॉर इन डिमांड जॉब्स। हिंदुस्तान में गाइस जितने भी बच्चे हमारे ग्रेजुएट हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं इस टाइम पे? 50 लाख, जिसमें से 15 लाख सिर्फ इंजीनियर्स हैं, इसमें से कोई 6 या 7 लाख डॉक्टर्स हैं, इनमें से बाकी तो डॉक्टर्स अब्सॉर्ब हो रहे हैं, बट इंजीनियर्स गाइस हमारे कितने स्किल्ड हैं बताओ? ओनली 5%। हमें इनको स्किल्ड बनाना पड़ेगा। अगर ये स्किल्ड होंगे, क्या ऐसी कोई कंपनी है कि जिस कंपनी में मेरा एक स्किल बंदा, जिसको मैं एड ऑन करके अपनी कंपनी की प्रॉफिट को इंक्रीज करता हूं, तो मैं क्यों किसी एक बच्चे को प्लेस नहीं करूंगा? तो मुझे लगता है आज हिंदुस्तान में आज भी अगर कहीं कमी है, तो दैट इज स्किल। तो स्किल कहीं ना कहीं इंश्योर की जाए। हिंदुस्तान में एक वाइब्रेंट और डायनामिक एमएसएमई सेक्टर को डेवलप किया जाए। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो सेक्टर, उसको भी वाइब्रेंट बनाया जाए। हर एक बंदा एक छोटा अपना काम खोलना चाहे। वैसी मुझे लगता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहीं ना कहीं इस चीज को प्रमोट करेगी। अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। हिंदुस्तान में गाइस, मैंने आपको क्या बताया था? आज हिंदुस्तान में गाइस गिग वर्कर्स किया था, मैंने आप लोगों को पढ़ा था इकोनॉमी में, गिग वर्कर्स। गाइस ये गिग वर्कर्स जो ऑनलाइन घर पे काम करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, गाइस हिंदुस्तान में आज इतने लोग गिग वर्कर्स में क्यों जा रहे हैं? 3 या 4 लाख, याद है मैंने आपको डाटा पढ़ाया था, हिंदुस्तान में गिग वर्कर्स 3 या 4 लाख लोग हैं। ये क्यों काम कर पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। घर पे इंटरनेट पहुंच गया। आज गांव के हर एक हिस्से में क्या है? इंटरनेट है। इस इंटरनेट के बेनिफिट्स में आज वही बच्चा शार्क टैंक देखता है, वही बच्चा कुछ अदर जो पहले किताबें पढ़नी पड़ती थी, आज यूट्यूब, कुछ अदर सोर्सेज आप लोगों को एक हेल्प करते हैं इन ऑर्डर टू बिल्ड अप द बिजनेस, हाउ टू बिल्ड अप ए बिजनेस। यस और नो? तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो, टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा हमारे गांव के लोगों तक पहुंचेगी, मोबाइल पहुंचेगा, उस मोबाइल के थ्रू वो क्या देखेंगे? हर एक चीज कैसे हम अटेन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी का भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्वालिटी प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस किया जाए। क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्लाइमेट फ्रेंडली डेवलपमेंट। और जो भी लोग स्टार्टअप ले रहे हैं, तो क्लीन टेक पे बेसिस पे हो, मींस ऐसी टेक्नोलॉजी जो प्रदूषित ना करे,
पोल्यूशन ना बढ़ाए। याद है, समझ आ रही कि नहीं आ रही? मींस ग्रीन जीडीपी को किस तरीके से हम प्रमोट कर सकते हैं। हमारा पर्पस जीडीपी बढ़ाना तो है, बट दैट इज ग्रीन जीडीपी, नॉट समथिंग वो ऐसी जीडीपी जो प्रदूषण को बढ़ा रही है, हमारे लोग मरेंगे कल को पोल्यूशन की वजह से, वाटर की कंटामिनेटेड वाटर की वजह से, बाकी चीजों की वजह से। तो गाइस ये क्या बेसिकली, अगर एमएसएमई सेक्टर या एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को हिंदुस्तान में लाना है, तो जितने भी लोग मैन्युफैक्चरिंग मिशन लेके चल रहे हैं उनको एटलीस्ट हम ये चीज इंश्योर करें, ये सरकार इंश्योर करे, प्राइवेट सेक्टर इंश्योर करे, तो एटलीस्ट ये चीज इंश्योर करे। नेक्स्ट देखो गाइस, यहां पर देखो, अब ये चीज बड़ी देखो सामने बोला गया गाइस, हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी आने से, तो याद है आप लोगों को मैंने एक चीज बताई थी, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाई थी एक, कौन सी? टेक्नोलॉजी अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज दैट? टेक्नोलॉजी आने से गाइस हमारे हिंदुस्तान में काफी ज्यादा लोग बेघर हो जाएंगे। जैसे गाइस किसी टाइम पे अगर कहीं पर एरियल शूट लेना होता था, तो एक हेलीकॉप्टर चलाने वाला पायलट को भी नौकरी मिलती थी, और एक वीडियो जोग्राफी करता था जो उस हेलीकॉप्टर बैट पे शूट करता था एरियल व्यू, उसको मिलती थी। आज ड्रोन आने से 2 लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। तो ऐसी काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी की टेक्नोलॉजी ने कुछ ऐसे सेक्टर्स को, कुछ लोगों की जॉब खाली है। अब कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं गाइस आज भी जिनमें आज भी बहुत ज्यादा लेबर चाहिए। गवर्नमेंट ने उसमें से किस किस को फोकस किया, सामने देखो, फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर फुटवियर एंड लेदर सेक्टर। कौन कौन से? लेदर सेक्टर्स को गाइस, सबसे पहले गाइस गवर्नमेंट कह रही लेदर सेक्टर को प्रमोट किया जाए। आने वाले टाइम पे गाइस पता नहीं क्यों गवर्नमेंट को ही लगा, कुछ तो गवर्नमेंट ने देखा है कि इसमें 22 लाख पर्सन जो है क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकते हैं, और ये 4 लाख करोड़ का हिंदुस्तान में टर्नओवर जनरेट कर सकते हैं। और यही 4 लाख करोड़ में से वन एक एक 1.1 लाख करोड़ का अमाउंट ये क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली ये डाटा मत याद रखो, बेसिकली क्या बोल रहे हैं, हमें लेबर इंटेंसिव जितनी भी इंडस्ट्रीज है, लेदर सेक्टर हो गया, दूसरा गाइस टॉय सेक्टर। गाइस पहली बार हिंदुस्तान में कोई स्पेसिफिक किसी बजट में टॉयज टॉयज की बात हो रही। गाइस आपको गाइस आज भी पता होगा, चाइना हमारे हिंदुस्तान में फ्लड लाता है टॉयज। जितने भी हिंदुस्तान में मैकेनाइज टॉयज जितने भी देखते हुए चाइना से बनकर आते हैं, और इतने ज्यादा आते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं नॉइस पोल्यूशन करते हैं, बच्चों के पर्दों के लिए सही नहीं है, कान के पर्दों के लिए। तो क्यों नहीं हमारे लोग टॉयज बनाते हैं? आज भी हमारे यहाँ पर जो टॉय बनते हैं, वो जो पुराने टाइम पे जो लोग बनाते थे गुड़िया एंड ऑल समथिंग, उसी पे स्टिक है। वो मैकेनाइज टॉयज आज भी नहीं बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गाइस गवर्नमेंट का जो कहने का है मतलब है कि आज भी हमें इन कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स को फोकस करना पड़ेगा, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी काफी ज्यादा। टीयर 1 टीयर 2, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टीयर 1, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज लाइक जम्मू, टीयर 2 सिटीज लाइक जम्मू, टीयर 3 सिटीज लाइक जो बिल्कुल दूरपुंज, वहां पर ही कुछ लोग होंगे, बच्चे होंगे जो टॉयज बनाने में काबिलियत रखते हैं। तो उनको कोई स्किल अगर प्रोग्राम के थ्रू उनको एनरोल किया जाए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो स्टार्टअप कल्चर है, ये कहीं ना कहीं मदद करेगा हिंदुस्तान को आने वाले टाइम पे टॉयज की मैन्युफैक्चरिंग बनाने के लिए। यस और नो? आज हिंदुस्तान में गैस तुम्हें पता है अप्रोक्सीमेटली कितने बच्चे पैदा होते हैं एक दिन में? एवरीवन, हिंदुस्तान में अप्रोक्सीमेटली कितने बच्चे पैदा होते हैं एक दिन में? अराउंड 60,000 कुछ। तो टॉयज को हम कितना बड़ा उसमें ला सकते हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो स्पीड में जल्दी, और नेक्स्ट इसमें इन्होंने क्या लिखा हुआ, देखो जितने भी टॉयज बनेंगे वो मेड इंडिया स्कीम के तहत बने, इनका बेसिकली कहने का मतलब है सपोर्ट फॉर फूड प्रोसेसिंग। हमें फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स को ओपन करना पड़ेगा, और खासकर इन्होंने किस एरिया को बोला है, बिहार को स्पेसिफिक बोला है। और आपको अभी मैंने बताया किसके लिए बिहार जाना जाता है, मखाने। ठीक है, तो ये आप लोगों को बस पता होना चाहिए। गाइस तो मैं बता दूं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में कुछ नए चीजों का देखने को मिला। गाइस पहले गाइस किसी को भी माइक्रो एंटरप्राइजेस, किसी को कोई बहुत छोटा एक अपना एक स्टार्टअप लेना है, तो पहले गाइस कितना था, अगर किसी बंदे का 1 करोड़ का टर्नओवर, मतलब 1 करोड़ की अगर इन्वेस्टमेंट है, तभी उसको ये पहली डेफिनेशन बता रहा हूं। पहले माइक्रो एंटरप्राइजेस किसे बोला जाता था, मीडियम एंटरप्राइज किसे बोला जाता था, स्मॉल एंटरप्राइज किसे बोला जाता था। अगर किसी काम को ओपन करने के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक लगती है, तो आपका एंटरप्राइज को माइक्रो एंटरप्राइज की लिस्ट में चला जाता है। अगर किसी स्मॉल एंटरप्राइज किसे बोलते हैं, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 10 करोड़ की अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो आपके स्टार्टअप को क्या बोला जाएगा, स्मॉल एंटरप्राइज। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक की है, तो आपके एंटरप्राइज को क्या बोला जाएगा, मीडियम एंटरप्राइज। ये गाइस आपको प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसी का अगर टर्नओवर कितना है, अगर आपका 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट थी, और आप लोगों की सॉरी 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 यहाँ पर देखो, चलो ये देख लो, पहले पहले 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वाले को बोला जाता था माइक्रो एंटरप्राइजेस। अब कितने को, 2.5 करोड़ का अगर आप लोग निवेश करते हो, अपना काम ओपन कर ले, तो आपको बोला जाएगा माइक्रो एंटरप्राइज। प्रॉफिट देखो,
पहले अगर 5 करोड़ का आप टर्नओवर जनरेट करते थे तब आपको बोल रहा था माइक्रो एंटरप्राइज, लेकिन अब कितना हो गया, अगर आप 10 करोड़ का एटलीस्ट टर्नओवर जनरेट करते हैं तभी आप लोगों को क्या बोला जाएगा, माइक्रो एंटरप्राइज। इसका मतलब माइक्रो एंटरप्राइज किसे बोला जाएगा, जिसका आज की डेट में 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और 10 करोड़ का कहीं ना कहीं वो रेवेन्यू जनरेट करेगी, उसको क्या बोला जाएगा, माइक्रो एंटरप्राइज। स्मॉल एंटरप्राइज किसे बोला जाएगा आज की डेट में, जिसका कम से कम 25 करोड़ की क्या हो लागत हो और टर्नओवर कितना हो, 100 करोड़ का। और मीडियम एंटरप्राइज किसे बोला जाएगा आज की डेट में, जिसकी 125 करोड़ की क्या हो, इन्वेस्टमेंट हो और कितना हो टर्नओवर, 500 करोड़ का। तो ये गाइस ये देख लेना, ये आप लोगों को क्वेश्चन हम कहीं बीच में पूछ ले, बिकॉज प्रीलिम्स में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। बस ठीक है, इसमें अब ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज द नेक्स्ट, इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन। व्हाट इज दिस, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 क्या है ये, किसी को पता है? सुनो गाइस ध्यान से, पोषण 2.0 जो आया है, पहले क्या था, पोषण पोषण जो स्कीम थी, अब पोषण 2 इसमें गाइस याद रखो सामने 8 करोड़ बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। सुनते जाना मैं क्या डाटा बोल रहा हूं, 1 करोड़ फीमेल्स को, विमेन्स को इसका बेनिफिट मिलेगा पोषण का। और गाइस भाई और बहनों, पोषण 2.0 के थ्रू हम 20 लाख विमेन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट को भी कवर करेंगे। विमेन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट को भी कवर करेंगे, ये चाहे डाटा लिखना है तो लिख लो। क्या मैंने बोला, विद द हेल्प ऑफ दिस सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 हम इसमें कितने बच्चों को हेल्थ न्यूट्रिशन को इंश्योर करेंगे, 8 करोड़, कितनी औरतों को, 1 करोड़ विमेन्स के हेल्थ को इंश्योर करेंगे। और नॉर्थ ईस्ट की विमेन स्पेसिफिक 20 लाख नॉर्थ ईस्ट की विमेन्स को स्पेसिफिकली क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे हम लोग, उनकी न्यूट्रिशन हेल्थ उसको इंश्योर करेंगे। कौन बच्चे, फीमेल कौन सी मदर्स है ये, समझ लगे कि नहीं। अब यहां पर देखो, एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी इन आईआईटीज। गाइस आज हिंदुस्तान में अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 23 आईआईटी है, ये चेक कर लेना ऑनलाइन। आई थिंक आज हिंदुस्तान में गाइस 23 आईआईटीज है। इनमें गाइस गवर्नमेंट का प्लान है कि वो अराउंड 6000 अप्रोक्सीमेट, आई थिंक 6500 सीट्स और इंश्योर करेगी। आपने देखा 2014 के बाद, 2014 के बाद आई थिंक 4 और 5 आईआईटीज नए बने हैं, जिसमें आईआईटी जम्मू भी आता है। पता आप लोगों को आईआईटी जम्मू, ठीक है, आईआईटी जम्मू बना। तो अगर आप देखोगे अभी तक कितने आईआईटी हमारे, 23 आईआईटी हैं। 2014 के बाद आई थिंक 4 या 5 नए आईआईटीज बने हैं और आने वाले टाइम पे 6500 और सीट्स बढ़ाई जाएंगी। और जितने गाइस आईआईटीज बढ़ेंगे उतने इनोवेटिव, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं टीचर्स फैकल्टी वैसी है, वैसा कल्चर रहता है, तो कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम होगा, स्टार्टअप कल्चर और आने वाले टाइम पे एनहेंस होगा, तो उस पर वो किया जा रहा है। आगे नेक्स्ट अगर देखोगे, ये डे केयर कैंसर सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। गाइस ये बहुत बड़ी चीज है, डे केयर कैंसर सेंटर्स सारी डिस्ट्रिक्ट्स में ओपन किए जा रहे हैं। सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट्स में कितने डे केयर सेंटर्स ओपन किए जाएंगे। व्हाट इट मींस, इसका मतलब क्या है, जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं या हमारे क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी हो गए, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स हो गए, जहाँ जो गांव में आप लोगों को जो थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं, केयर यूनिट्स देखने को मिलती है, वहां पर कैंसर के लिए भी आप लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड होगी। बट ये गांव में नहीं है गाइस, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सॉरी, सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, जैसे जम्मू डिस्ट्रिक्ट, पुंछ डिस्ट्रिक्ट, राजौरी डिस्ट्रिक्ट, टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे के, 10 जम्मू डिवीजन की और 10 कश्मीर डिवीजन की, वहां पर डे केयर कैंसर सेंटर्स ओपन किए जाएंगे। बहुत बड़ी चीज है गाइस। आज आप देखो कितना कैंसर का, हर किसी 2 या 3 या 4 घर में कहीं ना कोई एक बंदा आपको कैंसर पीड़ित देखने को मिल रहा है। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम प्रोवाइडिंग डिजिटल फॉर्म इंडियन लैंग्वेज बुक्स फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन। क्या बोला जा रहा है गाइस, इंडियन लैंग्वेज में जो बुक्स होंगी उसको पब्लिश किया जाएगा, किस पर्टिकुलर स्कीम के तहत, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। और कौन सी लैंग्वेजेस होगी इसमें, हिंदुस्तान में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, जल्दी अभिषेक, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर, ये इसका के 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, उनमें गाइस बुक्स पब्लिश की जाएंगी, स्कूल्स की हायर एजुकेशन, वो कहीं ना कहीं किया जाएगा। नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग टू बी सेटअप विद ग्लोबल एक्सपर्टीज एंड पार्टनरशिप, वही गाइस नेशनल स्किल सेंटर खोले जाएंगे, स्किल सेंटर्स खोले जाएंगे, ठीक है, विद ग्लोबल एक्सपर्टीज एंड पार्टनरशिप। नेक्स्ट इज अटल टिंकरिंग लैब। व्हाट इज अटल टिंकरिंग लैब, ये मैंने आप लोगों को करंट अफेयर में भी शायद बताया था, किसी को याद है, इनोवेशन के लिए होगा, स्टेम कोर्सेज के लिए। व्हाट इज स्टेम,
साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, इन पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए अटल टिंकरिंग लैब ओपन की जाएगी, जिसमें लोगों को इनोवेटिव स्किल्स, कोई प्रोजेक्ट कैसे करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, उन सब के बारे में ट्रेन किया जाएगा। तो अटल टिंकरिंग लैब बनाई जाएंगी, कितनी? 50,000 लैब्स टू बी सेटअप इन द गवर्नमेंट स्कूल इन द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 सालों में। ठीक है, ये बनाई जाएंगी स्कूल्स में गाइस। 5 सालों के अंदर 50,000 लैब बनाई जाएंगी। चले आगे नेक्स्ट, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एआई फॉर एजुकेशन विद टोटल आउटले ऑफ 500 करोड़। एआई टेक्नोलॉजी गाइस, आपको पता है एआई इज एवरीवेयर नाउ, तो समवेयर गवर्नमेंट ने उसको भी स्पेसिफिक किया है, 500 करोड़ उसके लिए रखा जाएगा। सारे गांव को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। क्या ये बात सच है? गांव को ही नहीं, गांव के जितने भी सेकेंडरी स्कूल्स हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, स्कूल जितने भी हैं, आपको पता ना स्कूल कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है प्राइमरी स्कूल जो होता है 5th क्लास तक, एक होता है आप लोगों का, बताओ जल्दी, दूसरा होता है आप लोगों का हाई स्कूल। हाई स्कूल क्या है? सॉरी, मिडिल स्कूल। मिडिल स्कूल कब तक, कहां तक होता है? 8 तक। फिर आपका आता है जिसको आप लोग हाई स्कूल बोलते हो, जो आप लोग सेकेंडरी स्कूल बोलते हो। ठीक है, 9th और 10th इज सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी इज 11th एंड 12th, जिसको आप हाई स्कूल बोलते हो। सेकेंडरी इज 9th एंड 10th, एंड हायर सेकेंडरी इज 11th एंड 12th। समझ लगे कि नहीं? दिस इज हायर सेकेंडरी, दिस इज सेकेंडरी। तो बेसिकली क्या किया जा रहा है, जितने भी हमारे सेकेंडरी स्कूल से, चाहे सेकेंडरी हायर हो या नॉर्मल सेकेंडरी हो, इन सबको देखो उन्होंने किसको टारगेट किया, ऑल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल। इसका मतलब किसकी बात हो रही है? ये 9, 10th, 11th, 12th, इनको किसके थ्रू कवर किया जाए बताओ? ब्रॉडबैंड के थ्रू। नॉट अबाउट दिस, इन्होंने इसके बारे में नहीं बात की है। ठीक है, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो आप लोगों के गांव में देखने को मिलते हैं। बोलो हाँ, ये ना समझ आ रही है? जल्दी स्पीड में। मेडिकल एजुकेशन गाइस कहीं ना कहीं प्रमोट की जाएगी। 10,000 एडिशनल सीट विद ग्लोबल ऑफ हेडिंग 75,000 सीट्स इन द नेक्स्ट 5 years। नीट का जो पेपर होता है, नेट का नहीं, नीट का जो पेपर होता है, उसमें कहीं ना कहीं 10,000 एडिशनल सीट्स रखी जा रही है विद गोल ऑफ एडिंग 75,000। हर साल 10,000 रखेंगे, और कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि 75,000 हमें सीट को बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज आज भी पॉपुलेशन और डॉक्टर की रेशियो बहुत कम है। PM Swanidhi to be revamped with enhanced loans from banks, UPA linked credit cards and capacity building support. What is Swanidhi? पता किसी को? What is Swanidhi? कौन से लोन्स दिए जाएंगे? गाइस, फार्मर्स को लोन दिए जा रहा, जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं उनको लोन दिए जा रहे हैं। किसके थ्रू? मुद्रा योजना। कितनी होती है मुद्रा योजना? 3 प्रकार की है, 50,000, 5 लाख, और पहले 10 लाख वाली 20 लाख की होगी है। क्या नाम है इन तीनों के? शिशु, किशोर, तरुण। ये 3 आप लोगों को पता होगा। समझ लगी कि नहीं? तो ये देख लेना। और लास्ट गाइस, PM जन आरोग्य योजना, ये पता आप लोगों को किसके लिए है? बताओ। आयुष्मान भारत स्कीम जो है, समझ लगी कि नहीं? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे क्या है नेक्स्ट, जल्दी जल्दी देखो क्या लिखा पड़ा। क्या करेंगे इसमें, जल्दी आपको सीधा बता देता हूं। With an outlay of 1.5 lakh crore, 50-year interest-free loans to the state for capital expenditure, incentive reforms, चैलेंज फंड, एडिशनल पावर सेक्टर्स के ऊपर हमें काम करना है। जल जीवन मिशन 100%। चलो बता देता हूँ नॉर्मली स्पीड में, जल्दी सामने। 1.5 लाख करोड़ का इस पैसा रखा गया है कि 50 ईयर्स के लिए हमने इंटरेस्ट फ्री लोन देने हैं। किसको? कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए और इंसेंटिव्स फॉर रिफॉर्म्स। ये किसको दिए जाएंगे? स्टेट्स को। सरकार स्टेटों को पैसा देगी ताकि वो क्या करें? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? जो कभी कभी दिया जाता है पैसा, किसको? स्टेट्स को। किसके लिए? रोड्स बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर टास्क के लिए। कितना दिया जाएगा आने वाले 50 सालों में? इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जाएंगे। जल जीवन मिशन गाइस आपको पता ही है, जम्मू में भी आप लोगों ने देखा होगा, हर गांव को भी आप लोगों ने पानी के टैप के थ्रू कवर किया। 100% कवरेज कर दी जाएगी बाय 2028। नेक्स्ट देखो, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। पावर सेक्टर रिफॉर्म में गाइस आप लोगों को पता है कि काफी ज्यादा लीकेजेस होती है, बिजली चोरी होती है। तो गवर्नमेंट इसके लिए भी काम कर रही है, किसी तरीके से क्या किया जाए, इसको भी प्रॉपर रिफॉर्म लाया जाए इसमें। नेक्स्ट इज असेट मोनेटाइजेशन प्लान। गाइस ये आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाएगा। व्हाट इज असेट मोनेटाइजेशन प्लान? बताओ, कोई बता सकता है? आपका जो असेट है उसके थ्रू मोनेटाइज करो चीजों को। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने कोई रोड बनाई पड़ी है, आपकी कोई रोड थी, जैसे हमने देखा जम्मू कश्मीर की लिंक रोड है अभी हमारे, सॉरी रिंग रोड जो बनी है, इस रिंग रोड में क्या हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, इस असेट बनाया। इस असेट पे आपने क्या बना दिया, यार इसमें से पैसा कमाते हैं, ये पैसा आपने क्या रख दिया पर टोल प्लाजा बनाया।
अब देखते जाओ, ये जो टोल प्लाजा गाइस बनते हैं ये गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट आजकल इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू करती है। अब जितना पैसा टोल प्लाजा से आएगा, ये गवर्नमेंट आने वाले जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा होगा वो इसमें से निकालेगी। समझ लगी कि नहीं? अपने किसी असेट को यूज करना मोनेटाइजेशन के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो देखा आप लोगों ने एक रोड को किसके लिए यूज किया गया? पैसा कमाने के लिए, मोनेटाइज करने के लिए। और बोलो हाँ या ना, यस और नो। तो दिस इज असेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025-30। तो आने वाले टाइम पे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, जो हमारी जो कंट्री की गवर्नमेंट है, वो कुछ इस तरीके के प्लान करेगी, जिसमें से कितना अराउंड 10 लाख करोड़ का न्यू प्रोजेक्ट इस तरीके से लाए जाएंगे। इस पैसे से 10 लाख करोड़ के न्यू प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे समथिंग। अर्बन चैलेंज फंड गाइस, आपको याद होगा, आप लोगों ने सुने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी गोल्स। हमारे जितने भी एसडीजी गोल्स हैं, उसका जो 11th गोल है दैट इज रिलेटेड टू अर्बन अर्बन प्लानिंग। गाइस अर्बन प्लानिंग को प्रॉपर करना पड़ेगा, हमें ड्रेनेज पैटर्न को प्रॉपर करना पड़ेगा। क्यों रिंग रोड बनाएगी? कि जम्मू में ट्रैफिक कम हो। जम्मू पे ट्रैफिक ज्यादा आने से कंजेशन हो रही है। उतना ही जितना आप लोग ट्रैफिक में वेट करते हो, उतना इंजन चलते हैं, उतने प्रदूषण होता है, उतना क्लाइमेट खराब हो रहा। यस और नो? और एक आरसपुरा का लड़का, एक सांबे के लड़के को खनूर जाना हो तो उसको सिटी से जाना पड़ता है, जो बहुत हेक्टिक लगता है, काफी ज्यादा फ्यूल हम लोग बर्न करते हैं। तो क्यों ना इस रिंग रोड को यूज किया जाए? आज क्या है, वो 20 या 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो गया। बोलो हाँ या ना? अब वही गांव का बच्चा, वही सांबे के लड़के को सिटी में घर बनाने की जरूरत नहीं, वो अपने अपने एरियाज में भी रह सकते हैं आराम से। बोलो हाँ या ना? तो कहीं ना कहीं ये, क्योंकि जम्मू में आप देखो कितना रश आ रहा है, रेट देखो कहाँ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सारी स्कीम्स की जाएगी। बाकी न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है, उड़ान स्कीम गाइस, उड़े देश का आम नागरिक। व्हाट इज उड़ान? उड़े देश का आम नागरिक। जम्मू में, नॉट जम्मू में, सॉरी, इंडिया में कुछ 120 न्यू डेस्टिनेशन बनाई जाएंगी, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जिनको हम हेलीकॉप्टर या छोटे प्लेन के थ्रू कनेक्ट करेंगे। समझ लगी कि नहीं? इससे क्या होगा? टूरिस्ट बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रॉ होगा, और नेक्स्ट पैसा कमाया जाएगा, इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगी। तो अगले 10 सालों में ही करेंगे। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे, मैरीटाइम डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे। मैरीटाइम डेवलपमेंट क्या है? पानी के रिलेटेड हो, समंदर में। फ्यूचर नीड्स ऑफ बिहार, बिहार में गाइस क्या बनाया जा रहा है? ग्रीन एयरफील्ड, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। तो ये कुछ स्कीम्स हैं। 50 टॉप टूरिस्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा, टूरिस्ट जो डेस्टिनेशन है उनको डेवलप किया जाएगा। परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव दिए जाएंगे, जो स्टेट अच्छा काम करेगी उसको पैसा दिया जाएगा। और ई वीजा फैसिलिटी, किसी अब कश्मीर में किसी को घूमने आना है, तो हर स्टेट को बोला जाएगा कि अपने पास एक ई वीजा पोर्टल की फैसिलिटी अटेन की जाए, जिससे किसी को आना तो डायरेक्टली वो आ सकता है। मुद्रा लोन फॉर होम स्टेज, आपने देखा है जम्मू में अब लोगों ने, जो हमारे जो लोकल एरिया है, जैसे आप पत्नीटॉप के आगे चले जाओ, आप एक जगह आती है, कौन सी जगह आती है वहां पर, होम स्टेज आजकल आ गया। होम स्टे मतलब होटल नहीं होता, घर वालों ने अपना एक रूम जो है ना होम स्टे के लिए रखा है, कि आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो उसको, उसके लिए वो चार्जेस करते हैं। तो गवर्नमेंट कह रही कल को कोई होम स्टे ओपन करना चाहता है, उसके लिए भी मुद्रा स्कीम्स आप लोग के पास है। समझ लगी कि नहीं? तो ये कुछ फैसिलिटीज है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। बाकी पीएम रिसर्च फेलो है, इस पे हम लोग ज्यादा इस पे बात नहीं करेंगे। टैक्स रिफॉर्म, ये बाकी चीजें क्या है, टैक्स प्रपोजल्स क्या है, इंडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल क्या है, तो इसको मैं तुम्हें बता देता हूँ थोड़ा। अब सामने देखो गाइस, एक आप लोगों को चीज बतानी थी, तो वो हम लोग अभी कर ही लेते हैं। कहानी है गाइस, आप लोगों ने सुना होगा, एक कहानी बताई जा रही थी कि 12 लाख रुपया जो है गवर्नमेंट की तरफ से, एक स्लैब बनाई गई है। यही स्लैब है, सब लोगों ने देखी है स्लैब ऑनलाइन, यस और नो? कह रहे हैं 12 लाख के ऊपर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्या मतलब है इसका? पहले क्या था गाइस? आज आप देख रहे हो जो स्लैब है वो 4-4 लाख की है, 4 से 8 लाख 4 लाख, 8 से 12 लाख 4 लाख, 12 से 16 लाख 4 लाख। पहले जो स्लैब थी वो कैसे थी? 0 से 3 लाख के बीच में कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से लेकर 6 लाख के बीच में 5% का टैक्स, 6 लाख से लेके अगर 9 लाख के बीच में 10% का टैक्स, 9 से लेके 12 लाख के बीच में 15% का टैक्स। तो पहले बोलते थे 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्या मतलब था उसका? सामने देखो, देखो टैक्स कैसे लगता है। सपोज करो किसी इंसान की 7 लाख रुपए सैलरी है, कितना पैसा है? 7 लाख रुपया। टैक्स कैसे लगेगा? बॉक्स बना लो, कितने कितने के बॉक्स है? 3-3 लाख के, 3 लाख का, 3 लाख का, 3 लाख का, 3 लाख का। अब 7 लाख में से पहले 3 लाख इस पे डालो, तो 0 से 3 लाख के बीच में कोई टैक्स नहीं है, मतलब पहले वाली स्लैब में जीरो टैक्स। बोलो हाँ ये ना? कितने पैसे? 7 लाख में से 3 आपने इसमें डाल दिए, बाकी कितने बचे? 4। तो 4 तो बोलेंगे एक स्लैब में 3 ही पड़ सकते। अगले 3 लाख पे कितना टैक्स लगा? 5%। तो अगले इस पे 5% टैक्स लगेगा, तो 3 लाख का 10% होता है 30,000, 5% हो गया 15,000। तो 15,000 क्या लगा? टैक्स लगा। यस और नो?
फिर आप लोग देखोगे कितने पैसे बचे, 3 3 6 हो गए, 1 लाख बचा, तो 1 लाख आया नेक्स्ट, इस 1 लाख पे कितना टैक्स लगेगा, 10%। 1 लाख पे लगेगा, 3 लाख पे नहीं लगेगा, कितना लगा, 10%। तो 1 लाख का 10% कितना हो, 10,000। टोटल टैक्स कितना पे करना पड़ा, 15 + 10, 25,000। तो पिछले बजट में सरकार ने बोला था किसी भी इंसान का जो भी टैक्स बने 25,000 की हमारी तरफ से रिबेट मिलेगी। मतलब आपको आईटीआर फाइल करनी है, आपने 25,000 पे करना है, आपने 50,000 पे कर दिया, 1 लाख पे कर दिया टैक्स, जितना भी आपका टैक्स बना, लेकिन 25,000 मेरी तरफ से रिबेट है, हम आपके अकाउंट में वापस पैसे डाल देंगे। समझ लगी कि नहीं? इसका मतलब जिस बंदे के 7 लाख रुपए इनकम थी पहले, समझ लगी कि नहीं, उसको सरकार क्या कर रही थी, 25,000 की रिबेट दे रही थी। तो भाई 7 लाख वाले का टैक्स भी कितना, मतलब 25,000, सरकार की तरफ से कितना रिबेट है, 25,000। तो उस बंदे को कितना टैक्स देना पड़ा, 0%। आगे समझ लगी ना लगी? आधे लोगों को लगता है सर ये जो बोलते हैं कि आगे 12 लाख से जो 15 लाख के बीच में उसको 20% लगा, 15 लाख से जो इसका 20 लाख रुपए इनकम उसको 30% लगा। अरे भाई स्लैब में डालो। जब आप अगर किसी इंसान के आप बोलो कि सर 15 लाख रुपए उसकी तनख्वाह है, तो 3 इसमें आ गया, 3 इसमें आ गया, 3 इसमें आ गया, 3 इसमें आ गया, पहले 3 पे तो कोई टैक्स नहीं लगा उसको, दूसरे 3 पे उसको 5%, तीसरे 3 पे उसको 10%, अगले 3 पे उसको कितना लगेगा, 15%। तो अगले 3 लाख भी 15% है, पूरी इनकम पे 15% नहीं है। और बोलो हाँ या ना? अब सरकार क्या कह रही है, अब स्लैब कितने की होगी, 4 4 लाख की, डब्बे कितने के हो गए बताओ। सरकार कह रही है पहले जो रिबेट आपको 25,000 की मिलती थी, अब मेरी तरफ से रिबेट आपको मिलेगी 60,000 की। देखो मैं सीधे बता देता हूं। अब बोलो सर 60,000 की तो मतलब कैसे सिस्टम होगा, चलो देखते हैं, सामने देखते हैं। पहली वाली ब्रैकेट में सामने देखो, सारे पहली वाली ब्रैकेट में कितना हुआ, पहली वाली ब्रैकेट में ये सारी ब्रैकेट 4 4 लाख की है, 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख, बोलो हाँ ये ना। एक बंदी की तनख्वाह है 12 लाख रुपया, अब सरकार कह रही 12 लाख पे टैक्स नहीं बनेगा, और 12 लाख पे जिसकी टैक्स है। अब देखो कैसे होता है, सरकार कह रही है जिस भी बंदे ने टैक्स भरेगा इस स्लैब के मुताबिक जो भी नहीं आई है, तो मेरी तरफ से 60,000 पे डिस्काउंट है। तो 60,000 पे टैक्स किसका बनता है, 12 लाख वाले का। देखते हैं, एक बंदे की 12 लाख की सैलरी है, तो कितना पहले वाली स्लैब में कितना क्या, 4 लाख, 4 लाख पे कितना टैक्स है, 0%। अगले 4 लाख पे कितना टैक्स है, 5%। तो 4 लाख का 5%, 4 लाख का 10% हो गया 40,000, 5% हो गया 20,000। बोलो हाँ ये ना। अगले 4 लाख में कितना है, अगले 4 लाख में कितना है बताओ, अगले 4 लाख में कितना है, देखो 4 4 8 4 12, कितना है, 10%। अगले 4 लाख में कितना है, 8 से 12 के बीच में होगा, 4 4 8 हो गए, 8 से अगला 4, इस पे लगेगा 10% टैक्स। तो भाई 4 लाख का 10% हो गया 40,000। अब पैसे तो बचे नहीं, 4 4 8 4 12, 12 लाख हो गया पूरा। कितना टैक्स बना, 40 और 20 कितना होता है, सरकार कितनी रिबेट दे रही है, सरकार कहती तू टैक्स भर, आईटीआर भर। जब तेरा जब देखेंगे मेरी तरफ से जो 60,000 रिबेट है, तो 60,000 इसका टैक्स भर रहा था, सरकार ने 60,000 रिबेट दे दी। एट देन 12 लाख वाले को क्या है, कोई टैक्स नहीं भरना। बोलो हाँ या ना, नहीं लगी समझ? पहले कितनी थी रिबेट, स्लैब थी 3 लाख की, रिबेट कितनी थी 25,000 की। अब स्लैब कितनी है, 4 लाख की, रिबेट कितनी है 60,000 की। अब सरकार के लिए जितने भी सैलरीड इंप्लॉयड है, चाहे प्राइवेट के हो चाहे सरकारी हो, उनको 12,75,000 के ऊपर क्या है, टैक्स रिबेट है। मतलब अगर किसी एक एम्प्लॉय की 12,70,000 रुपए अगर सैलरी है, 12,75,000 लगा लो, तो इसमें से 75,000 तो पहले अपनी पॉकेट में डाल लें, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है कितना है, 75,000 का। अगले जो 12 लाख है तो इसके ऊपर रिटर्न भर, बाकी जो 12 लाख है उसमें तो रिटर्न भर, उसके सारे पैसे तुझे क्या दिए जाएंगे, जो भी उसका 60,000 टैक्स बनेगा वो तेरे को रिफंड कर दिया जाएगा। बोलो हाँ या ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन होगी, ये पहले ही डिडक्ट कर लिया जाएगा जो सरकारी इंप्लॉइज हैं। अगर किसी की 12,75 के अराउंड है तो 75,000 एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जो बंदा पहले ही साइडलाइन करके रख दे, उसको टैक्स कितने पे भरना है, 12 लाख पे। और 12 लाख पे एट द टैक्स क्या बनेगा, 0। क्यों 0, आपको स्लैब के मुताबिक मैंने बता दिया। अब किसी बच्चे को डाउट है, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसकी, ठीक है, वो नॉर्मलाइज है। ठीक है, ये बात लगी समझ, किसी को डाउट इसमें, नई स्लैब में 12 लाख पे कैसे रिबेट है, समझ लगी? सिंपल, याद याद रखो, सरकार कह रही है जो भी तुम्हारा टैक्स बनेगा, कल को तुम्हारा टैक्स बनता है 1 लाख रुपया, सरकार कितना तुम्हें उसमें माइनस करेगी, 60,000 रुपया।
कौन ऐसा बनता है कि कहां तक कमाएगा तो उसको 60 कुछ पे करना ही नहीं है, क्योंकि 60,000 तो सरकार की रिबेट है, तो उसका 12 लाख वाले बंदे का 60,000 ही टैक्स बनता है, तो माइनस कर दो उसको। यस, तो क्या बना उसका? जीरो टैक्स। तो वो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट होगा। समझ लगी कि नहीं? इसमें किसी को डाउट? यस, एनुअली करके आईटीआर आप एनुअली ही फाइल करते हो, आईटीआर। समझ लगी कि नहीं? अब गाइस एक चीज और टर्म यूज की गई, मैं कुछ और मिसलिनियस टर्म बता रहा हूं जो उसमें नहीं लिखी पड़ी, दैट इज टीडीएस। व्हाट इज टीडीएस? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्या मतलब है इसका? व्हाट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स? माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे सपोज किसी, मैं चैनल पे जाता हूं, मेरी एक आमदनी है जिसके मैं आईटीआर फाइल करता हूं। अब क्या होता है कि मैं किसी चैनल पे गया कोई बात करने के लिए, डिबेट के लिए, तो उन्होंने मेरी पॉकेट में मुझे 3,000 रुपया डाला एक डिबेट करने का, 1 घंटे के लिए। अब आप याद रखो, पहले क्या करते थे हम लोग, मैं नहीं सरकार को बता रहा, मैं क्या बता रहा हूँ, जो मैं यहां से कमा रहा हूँ यही बता रहा हूँ। मैं सरकार को ये नहीं बता रहा हूँ कि मुझे अदर सोर्सेज से जो पैसे मिलते हैं, ना उनको मैं बोलता था मत बताना, आप मुझे बस पैसे दे दो ये वाले, तो मैं अपनी पॉकेट में लेके आ जाता था। अब सरकार ने क्या बोला है, चाहे मैं ऑल इंडिया रेडियो जाऊं, चाहे मैं दूरदर्शन जाऊं, चाहे किसी भी चैनल पे जाऊं, अगर कोई चैनल वाला मेरे से सर्विस लेके मुझे जो है 3,000 रुपया देगा, तो मेरे को उसी को टैक्स देना पड़ेगा। कितना? 10% यहीं पर। मतलब वो चैनल वालों ने मुझे 3,000 देना था, उसका 10% निकाल दो, मतलब 300 रुपया। 300 उन्होंने अपने पास ही रख लिया और मुझे कितना दिया? 2,700 रुपया। इसमें मेरा क्या कटा? टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब सरकार को पता लगे कि इस बंदे की एक सैलरी नहीं है, इस बंदे के अदर सोर्स ऑफ इनकम भी है, और तुम्हें समझ लगी कि नहीं? इसको बोलते हैं टीडीएस। तो टीडीएस के लिए सरकार ने क्या बोला है? ठीक है, इसमें चेंजेस देखने को मिले हैं। क्या देखने को मिला है? इसकी लिमिट है गाइस एक सर्टेन, उसको इंक्रीज कर दिया गया। सपोज पहले था कि 10% रखी जाएगी, अब 10% नहीं, अब इतना अगर कमाओगे तभी आप पे टैक्स लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा टीडीएस। समझ लगी कि नहीं? तो वो कुछ चीजें सरकार की तरफ से की गई है, वो आप लोग देख लेना। पहले क्या था, टीडीएस कितने पे लगता था? इस पे लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? चलो जो भी टर्म है उसको आपको पता लगे व्हाट इज टीडीएस, तो उसको देख लेना। ठीक है, व्हाट इज टीसीएस? पता है किसी को? पहले तो गाइस इसको अलग टर्म में देखा जाता था, अब टीडीएस और टीसीएस में आप लोग ज्यादा कोई फर्क बोल नहीं सकते। वन इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वन इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये टीसीएस किस पे लगता है? आपने गाड़ी परचेज की, आपने कार परचेज की, आपने कोई कोई समथिंग, कोई आपने कोई लग्जरी गुड परचेज किया, कोई भी आप लग्जरियस गुड गाइड परचेज करते हो, आपको क्या देना पड़ता है? टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। समझ लगी कि नहीं? कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज अगर आप लोगे, दोगे, समझ लगी कि नहीं, आपको क्या कर देना पड़ेगा? बताओ। टीसीएस। व्हाट इज टीडीएस? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। व्हाट इज टीसीएस? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। बस ये आप लोग फर्क देख लेना। यस, टीडीएस सैलरी पे थोड़ी लगेगा। व्हाट इज टीडीएस? जहां से मैंने किसी को सर्विस दी, जब मैं उसे पैसे लेने के लिए गया, तो गवर्नमेंट को भी देखना है यार, बंदे पहले छुपा रहे थे पैसे, दिखाओ इनका कितना पैसा अदर सोर्स। यस, टीडीएस एक ही चीज पे थोड़ी लगता है। समझ लगे कि नहीं? आपने आपने जो एफडी करवा ली, जो अपने अदर सोर्सेज के ऊपर भी आप लोग जो है टीडीएस देते हो। ठीक है, नॉट ओनली दैट। अब आप सामने देखो नेक्स्ट, व्हाट इज द न्यू इनकम टैक्स बिल गाइस? याद रखो, सामने देखो, हिंदुस्तान में आज भी ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि सरकार ने क्या देखा है कि गाइस बहुत सारा हिंदुस्तान में जो टैक्स स्ट्रक्चर है ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, उसमें 23 चैप्टर्स है और 298 सेक्शंस हैं। अब सरकार बोल रही है इन सारी 298 सेक्शन में से कुछ को हम लोग क्या कर देंगे, जो अननेसेसरी है, जो लोगों को बोलते हैं कि अगर आप टैक्स बचा रहे हो तो आपको क्रिमिनलाइज किया जाएगा, तो ऐसी कोटेशंस को क्या किया जाएगा? खत्म किया जाएगा। जो पुराने जो इनकम टैक्स एक्ट के जो कानून बने पड़े हैं, हम उनमें भी चेंज लाएंगे। उनमें चेंज लाना इज न्यू इनकम टैक्स बिल। समझ ये आने वाला है न्यू इनकम टैक्स बिल। समझ लेकिन क्या होगा, जो 298 सेक्शंस है उनको क्या कर दिया जाएगा? रिड्यूस कर दिया जाएगा। मे बी 10 बना दी जाएंगी, मे बी 20 बना दी जाएंगी, जो एक्चुअल में जेन्युइन है। समझ लगी कि नहीं? तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को बस ये पता होना चाहिए है क्या ये। ठीक है, और ये टैक्स के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था? न्यू टैक्स लाने के लिए गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट उनको बुलाया है, और जनवरी तक गवर्नमेंट को 7,000 सजेशन मिली है कि किस पर्टिकुलर सेक्शन को हमें खत्म कर देना चाहिए, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें गाइस, मैंने बता दिया आप लोगों को, पटना एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बिहार में बनाया जा रहा है। ठीक है, ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट बिट्टा टाउन बनाया जा रहा है। आपको करंट अफेयर में पूछा जा सकता है, सारे ऑनलाइन सामने। बिहार में इस सर्वे में, इस बजट में बताया गया कि बिट्टा टाउन जो है वहां का, आई थिंक
टायर 2 सिटी है, टीयर 2 जिसे बोलते हो, वहां पर एक ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी बिहार में बन रहा है, ठीक है। तो ये समझ आ रहा है क्या चीजें हैं। ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड का मतलब क्या होता है पता आप लोगों को? कोई एक जमीन जहां पर कुछ भी नहीं था, वहां पर जब नया एयरपोर्ट बनाओगे तो उसको बोलते हैं ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। कोई एक ऑलरेडी किसी जगह पे एयरपोर्ट था, अब उसको अगर एक्सपैंड करोगे दैट इज ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट। समझ लगी कि नहीं? व्हाट इज द डिफरेंस ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड, तो ये भी देख लेना। इन्वेस्टमेंट इन हायर एजुकेशन पढ़ लिया हम लोगों ने, आईआईटी में किया जाएगा। और ये भी हमने पढ़ लिया, धन धन्य योजना, 100 एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। रेमिटेंसेस के बारे में बात हो रही है गाइस। रेमिटेंसेस भी गाइस आप लोगों को बता दो, मैं यहाँ पर पता नहीं लिखा कि नहीं लिखा। रेमिटेंसेस आप लोगों को पता है गाइस, पहले क्या था, कोई एक फैमिली कोई सऊदी अरेबिया में कोई काम कर रही है, जब कोई एक फादर सऊदी अरेबिया में काम कर रहा है, तो इंडिया में उनका कोई फैमिली है समथिंग है, तो पहले जो रेमिटेंसेस भेजा जाता है उस पर सरकार टैक्स लगाती थी। अब सरकार ने बोला इसकी भी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो भी इंक्रीज कर दी जाएगी। अगर इतना अमाउंट तक कोई 5 या 6 लाख, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट अमाउंट क्या है, तो वो देख लेना, तो उस पर भी जो है रिबेट सरकार को दी जा रही है। एग्रीकल्चर रिलेटेड आपको बता दिया मैंने कहीं ना कहीं। फिशिंग विल बी प्रमोटिंग अंडमान एंड लक्षद्वीप, इस बजट की जो मैंने कुछ हाईलाइट रखी है। और डेयरी फिशिंग फार्मिंग आपको पता है, बता दिए मैंने, प्रमोट की जा रही है। पल्सेस और एडिबल को किया जाएगा, तुर उड़द और मसूर को किया जाएगा, एमएसपी प्रोवाइड की जाएगी, और कॉटन प्रोडक्टिविटी के ऊपर काम किया जाएगा। आईआईटी जो है उसमें 65 मिनट सीट्स बनाई जाएगी। टोटल आईआईटीज कितने हैं? 23 आईआईटीज है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम आईआईटी पटना 5 अदर आईआईटीज विल बी एक्सपेंडेड। कुछ 5 और आईआईटीज हैं उनको एक्सपेंड किया जाएगा, मतलब बड़ा किया जाएगा, ठीक है। अटल टिंकरिंग लैब्स मैंने बता दिया, और बस इसमें और कुछ है नहीं इतना, हमने मोस्टली कवर कर लिया है, ठीक है। और लास्ट गाइस एक चीज देख लेना, एक चीज आपको बता दूं बजट में गाइस, लास्ट आपको एक चीज बता दूं, कुछ चीजें जो यूपीएससी आप लोगों को पक्का पूछेगा। क्या पूछेगा इस बजट में आने वाली चीजें बता दूं। ये आप लोगों को कुछ डेफिसिट्स के बारे में गाइस आपको पता होना चाहिए। कौन से डेफिसिट्स? टाइम कितना होगा देखना। देखो डेफिसिट्स जो होते हैं, 4 प्रकार के डेफिसिट्स आपको पता होना चाहिए। केएस और यूपीएससी में लास्ट टाइम पेपर में क्वेश्चन आए पड़े हैं। वो कौन कौन सी चीजें मैं आपको एक रफली बता देता हूँ जो पेपर में आ रही है, जो मैंने देखे हैं। गाइस डेफिसिट्स देखो कितने प्रकार के हैं। हम लोग कितने डेफिसिट्स पढ़ते हैं जल्दी। वन इज रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा जल्दी बजट डेफिसिट नहीं हम लोग निकालते, फिजिकल डेफिसिट, नेक्स्ट इज प्राइमरी डेफिसिट, और एक इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है गाइस? अब इसको भी समझने के लिए आप लोगों को मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने, बजट जो होता है गाइस 2 प्रकार का हिंदुस्तान बजट बनाता है। कौन कौन सा? एक रेवेन्यू बजट, और दूसरा कौन सा होता था? कैपिटल बजट। यस और नो? रेवेन्यू बजट कितने प्रकार का है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू, जल्दी एक्सपेंडिचर, इसमें भी लिख लो रेवेन्यू, और सॉरी कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस और नो? सामने देखो, समझ लगी नहीं? व्हाट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स? जो सरकार को हर सेम इंटरवल पे रेगुलर बेसिस पे जो पैसे आते हैं, कौन कौन से आते हैं? ये भी 2 प्रकार के हैं, टैक्स, नॉन टैक्स। यस और नो? टैक्स कौन कौन सा है हमारे हिंदुस्तान में, बताओ जल्दी। 2 प्रकार के टैक्स हैं, वन इज डायरेक्ट टैक्स, अनदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? इनकम टैक्स। बोलो हाँ या ना? दूसरा टैक्स कौन सा है? जस्ट गिव अ सेकंड। अब ये मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ, करंट की चीज बताने वाला हूँ, ये मैं अभी जस्ट तुम्हें पुराने वाला लिखवा रहा हूँ, जस्ट इसमें तुम्हें अभी इंट्रोडक्शन दूंगा मैं। सॉरी क्लास लंबी हो गई, मेरे को पता नहीं था, मैं सोचा कि
40 मिनट में खत्म हो जाएगी, बट विल कवर दैट सामने। व्हाट इज, कितना टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, बोलो हाँ या ना। इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? जीएसटी। और कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स होता है? एक्साइज, एक्साइज वैट, समझ लगे, ऑफ कोर्स सेल्स टैक्स भी है, ठीक है, एक्साइज वैट, ये सारे क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस, यस और नो। व्हाट आर द नॉन टैक्स? वो जो हेरिटेज बिल्डिंग जाते हो, जो तुम्हें फाइन चढ़ता है, ट्रैफिक चालान जो होते हैं, ये सारी चीजें, ये सारी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब गाइस क्वेश्चन क्या आ रहा है, मैंने जो अभी जेकेएस का और आपके आईएएस का पेपर देखना, बच्चे क्या है अभी भी गलती कर रहे हैं। बच्चे इन टॉपिक्स को अभी भी क्या ले रहे हैं कि ये नॉर्मलाइज्ड है। पेपर में क्या क्वेश्चन आया हुआ है, अभी के करंट बजट के मुताबिक सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में टैक्स किस सोर्सेज से आ रहा है? इंडिया में सबसे ज्यादा टैक्स किस सोर्सेज के थ्रू आ रहा है? इनकम टैक्स, सबसे ज्यादा पैसा। समझ लगी कि नहीं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप लोगों को पता ही, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? जो आप लोगों को सब्सिडीज देते हो, जो आप लोगों को सैलरीज दे रहे हो, जो सरकार क्या दे रही है, सरकार ने जो पुराने लोन लिए भाई और बहनों, क्या सेम इंटरवल पे पैसे दे रहे हैं वापस वो? तो इंटरेस्ट ऑन ओल्ड लोन्स। अब पेपर में क्या क्वेश्चन आया पड़ा है, कितना कितना, अभी मैं अभी आपको डाटा बताऊंगा, अभी सामने देखते जाना। तो आप लोगों ने, मेरे जो भाई लोग जितने भी सुन रहे हैं, भाई बहन लोग जितने भी हैं, पेपर में जा रहे हो, तो ये बात याद रखना, सबसे बड़ी चीज क्या पढ़नी है? सब्सिडीज। इस बार के बजट में सब्सिडी सबसे ज्यादा किस पे दी गई? ये पेपर में क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो, या पेपर में आएगा पहले आएगा इसमें से इसको सब्सिडी सबसे ज्यादा दी गई, दूसरा उसी में एक ही क्वेश्चन में पूछा होगा, दूसरा ऑप्शन उन्होंने दिया होगा। इस बार जो है ये जो सब्सिडीज होती है, वो बोलेगा वो आती है रेवेन्यू रिसिप्ट में। नो, सब्सिडी कम अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हर साल सरकार को सब्सिडी देनी पड़ रही है, क्या वो एमएसपी होगी, एलपीजी पे सिलेंडर पे होगी, सब यस और नो। देखो, रेवेन्यू वाली चीज, जो बजट कितने प्रकार का, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट होता है जो हर सेम इंटरवल पे सालाना जो है आपको सरकार का जो पैसा आ रहा, एवरी, हर महीने आ रहा, हर हफ्ते आ रहा, हर साल में आ रहा, उसको हम किसमें कंसीडर करते हैं? रेवेन्यू बजट। व्हाट इज कैपिटल बजट? जो कभी कभी हमें आता है कैपिटल बजट। व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट? कैपिटल रिसिप्ट भी दो प्रकार की है। कौन सी दो प्रकार की है, बताओ जल्दी। ये शायद आपने पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा। व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट? दो प्रकार की है, वन इज डेट क्रिएटिंग एंड इज नॉन डेट क्रिएटिंग। अच्छा बताओ, डेट क्रिएटिंग कौन सी होगी? अरे जो लोन तुम लेते हो, किससे लेते हो? चाहे इंटरनल सोर्सेज से, आरबीआई से ले रहे हो, स्टेट बैंक से ले रहे हो, और आप किस तरीके से डेट लेते हो। देखो, कैपिटल रिसिप्ट कौन सी हुई, जो कभी कभी पैसा हम ले रहे हैं, जो कभी कभी हिंदुस्तान के पास जो पैसा आता है, वो जब कर्जे वाला आता है, जब नॉन डेट वाला आता है। नॉन डेट वाला कौन सा है? हमने जो किसको दिया हुआ, स्टेट्स को जो पैसा दिया हुआ, हमने लोन्स दिया हुआ किसी को, नेपाल को दे दिया हुआ, अरे बोलो हाँ या ना, हमने भूटान को दे दिया लोन। तो इंटर और डेट वाला जो कभी कभी पैसा था, वो जो इंटरनल सोर्सेज से आता है, स्टेट बैंक, आरबीआई, जो एक्सटर्नल सोर्स से आता है। व्हाट आर एक्सटर्नल सोर्स? एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यस और नो। और आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, जो कभी कभी आप लोग यूज करते हो? यस, डिसइन्वेस्टमेंट किसमें आएगा? मैं सारा नहीं दिखवा रहा हूँ, बस थोड़ा थोड़ा आपको दे रहा हूँ, डिसइन्वेस्ट इसी में आएगा। कल समझ लगी कि नहीं? अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब पेपर में क्या प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, बच्चे इसी में कंफ्यूज है। वो क्वेश्चन पूछेगा, इस साल के बजट में सबसे ज्यादा सब्सिडी किस सेक्टर को दी गई? ये रट्टा मारना ये, अभी मैं दिखाऊंगा तुम्हें पढ़ना कैसे है। फिर क्वेश्चन आ रहा है, सबसे इस साल सबसे ज्यादा जो टैक्स कलेक्ट किया गया वो किस सोर्स से किया गया? कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, एक्साइज या वैट? अरे भाई और बहनों, इनकम टैक्स से सबसे ज्यादा पैसा कमाया जा रहा है सरकार के द्वारा आज भी। सबसे ज्यादा पैसा किससे आ रहा है? इनकम टैक्स से, दूसरे नंबर पे कॉर्पोरेट टैक्स। लेकिन अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा पैसा हिंदुस्तान कहां से अभी भी आज आ रहा है, लोन के थ्रू, सॉरी डेट क्रिएटिंग। आज भी गैस वर्ल्ड बैंक से हम बहुत ज्यादा लोन ले रहे हैं, समझ लगे नहीं? हम चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, मैं दोनों को कंबाइन बोलता हूं आज भी। अभी बताऊंगा, अभी स्लाइड दिखाऊंगा। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो पैसा हमें आ रहा है वो कहां से आ रहा है, अगर मैं दोनों को देखूं, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, अगर तो आएगा ना सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट में से सबसे ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है, फिर तो आ रहा है इनकम टैक्स से। लेकिन बोले कि अगर सबसे ज्यादा पैसा दोनों को कंक्लूड करके बोले, तो सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है हमें डेट से। तो बोलो हाँ या ना।
दूसरे नंबर फिर आएगा इनकम टैक्स, तीसरे नंबर पे है भाई और बहनों कॉर्पोरेट टैक्स। ऐसे अगर इसमें देखो तो पहले नंबर पे इनकम टैक्स, दूसरे नंबर पे कॉर्पोरेट टैक्स। समझ लगे नहीं? सेकंड नंबर पे कॉर्पोरेट नहीं है, सेकंड नंबर पे जीएसटी है। सॉरी सॉरी सॉरी, सेकंड नंबर पे क्या है? जीएसटी। अब पेपर में क्वेश्चन आ रहा है भाई मैंने जीएसटी में किन किन पे नहीं लगता, किन किन पे जीएसटी नहीं लगता, कौन बताएगा? फर्स्ट इज, आ जाओ सारे, फर्स्ट इज नेचुरल गैस, सेकंड इज क्रूड ऑयल, थर्ड इज पेट्रोल, फोर्थ इज डीजल, फिफ्थ बताओ इलेक्ट्रिसिटी, सिक्स बताओ क्या है? हाँ एटीएफ भी डाल दो इसमें, यस एटीएफ इसी में डाल दो, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। फिर आता है एक, और क्या मैंने बताया अभी? इलेक्ट्रिसिटी। एक और चीज बची गाइस, कौन बताएगा? एनीवन? दैट इज माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दैट इज योर अल्कोहल। ये वन हाथों से इशारा करके बताने लगा था, फिक्र मत किया। तो जीएसटी है, समझ लगी कि नहीं? हेलो हेलो सर, मैं क्लास में फ्री होकर कॉल करता हूँ आपको। ओके ओके ओके। क्या क्या कह रहे? बोलो। यस काके, अल्कोहल पे क्या लगता है? एक्साइज लगता है, ठीक है। सिगरेट्स पे गाइस एक मैंने आपको बताया था, एक सिगरेट पे एक टैक्स लगता है, इसको कंजप्शन टैक्स का समथिंग टर्म यूज की जाती है। वो जो पर्टिकुलर टैक्स होता है वो हम किसके लिए लगाते हैं? आने वाले टाइम पे वो जो पैसा जो कलेक्ट, सिगरेट पे एक टैक्स और लगता है कंजप्शन समथिंग टैक्स का, मुझे पूरा नाम नहीं याद आ रहा, एनसीटी समथिंग जो भी नाम है उसका। उस टैक्स से जो पैसा कमाया जाता है सरकार के द्वारा वो हेल्थ पे खर्च किया जाता है, समझ लगे कि नहीं? तो वो भी याद रख लेना है। ये पता लगे तुम्हें कौन कौन सी चीजें जीएसटी से अलग है, ये बात लगी समझ? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आज भी एक्साइज, एक्साइज क्या है? प्रोडक्शन पे लगता है। कोई भी चीज की प्रोडक्शन हो, अल्कोहल की प्रोडक्शन करो तो एक्साइज लगेगा। मतलब क्या लगाती है? ये आपके अल्कोहल पे लगाएगी स्टेट, स्टेट, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। अब ये समझ लगी किस किस को कवर करना। अब देखते जाना, जो भी मैंने ये चीजें कवर की, ये जो मैंने चीजें कवर की गाइस, अब ये पेपर में क्या पूछ रहे हैं, बजट का ही पढ़ा रहा हूं, मत कहीं समझना कि सर कहां लेके चले गए। क्या खोला था? बैक स्टेज। अब आओ तुम्हें इसमें से क्या चीज समझ आ रही है, ये पता लगी स्लैब जो मैंने बताई गाइस, ये सलोनी स्लैब लगी समझ? क्या है? पहले मैंने क्या बताया था? 4-4 लाख की, पहले 3-3 लाख की स्लैब थी, सरकार की तरफ से 25,000 रिबेट मिलता था, तो जिसकी 7 लाख तनख्वाह बनती थी उसका 25,000 टैक्स बनता था, तो सरकार 25,000 उसी पे रिबेट दे देती थी। अब सरकार ने बोला जितना भी टैक्स भरोगे मेरी पॉकेट से तुम्हें 60,000 मिलेगा। तो कितने बंदे की इनकम हो तो उसको 60,000 टैक्स बनता है उसका? अरे 12 लाख। मैंने बता दी कैसा है, ठीक है। तो वो देख लेना जिन्होंने वीडियो देख ली है। अब आगे देखो नेक्स्ट, टीडीएस, टीडी, हाँ ये देख लो गाइस, जो मैंने पहले आपको बताना भूल गया था, जो टीडीएस मैंने बताया टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, बता दी मैंने दोनों क्या मतलब है। अब गाइस इसकी पहले कितने पे लगता था? हाँ इसमें देख लेना, सीनियर सिटीजन गाइस, सीनियर सिटीजन को जो भी इंटरेस्ट मिलता था, उनके पैसे पे जो भी इंटरेस्ट मिलता था, पहले 50,000 के ऊपर आप लोगों को क्या देना पड़ता था? टीडीएस लगता था। अब सीनियर सिटीजन को जो इंटरेस्ट मिलता है उनके पैसे पे, अब 1 लाख की अमाउंट से ज्यादा होगा तभी उस पर क्या लगेगा? टीडीएस। समझ लगे कि नहीं? जो तुम कह रहे थे मदर को लगता है समथिंग, समझ लगे कि नहीं? आप लोगों ने फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखा हुआ, बोलो हाँ या ना? उस फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देता है बैंक सालाना, उस इंटरेस्ट का अगर अमाउंट 1 लाख से ज्यादा होगा तभी आपका क्या लगेगा? टीडीएस कटेगा। अरे लगी समझ? यस और नो? नेक्स्ट, एनुअल लिमिट ऑफ 2.40 लाख फॉर टीडीएस ऑन रेंट इंक्रीज टू 6 लाख। हाँ अगर किसी इन लोगों को रेंट मिल रहा है, रेंट समझ लगे किराया, वो किराया पहले 2,40,000, 2,40,000 के ऊपर आप लोगों का टीडीएस करता था, अब कम से कम 6 लाख रुपया रेंट मिलेगा तभी आप लोगों का टीडीएस कटेगा। बोलो हाँ या ना? बेसिकली क्या किया जा रहा है? मिडिल इनकम के लोगों को उससे पैसा ज्यादा दिया जा रहा है। और गाइस अभी मैंने आपको बताया, अगर अगर टैक्स कम होगा तो जीडीपी की ग्रोथ ज्यादा होती है, रेशियो प्रोपोर्शन बताया मैंने आप लोगों को, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और गाइस आप लोगों को एक चीज और पता होना चाहिए, पेपर में कभी कभी क्वेश्चन आता है लेफर्स कर्व। व्हाट इज लेफर्स कर्व? एनीवन? व्हाट इज लेफर्स कर्व? पता है किसी को? क्या है? एक तरफ आ जाता है,
क्या है, एक तरफ आ जाता है टैक्स परसेंटेज, एक तरफ आ जाता है टैक्स, समझ लेंगे कि नहीं? अगर गाइस देखते जाओ, पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, आपने यहां पर 0% टैक्स, यहां पर आपने लगाया 10% टैक्स, यहां पर लगाया आपने 20% टैक्स, यहां पर लगाया 30% टैक्स, यहां पर लगाया 40% टैक्स, यहां लगाया 50% टैक्स। गाइस बोला जाता है अगर आप लोगों ने आम आदमी को बोला टैक्स इंक्रीज करते गए तो एक लिमिट तक आम आदमी तुम्हें टैक्स देगा, अगर आपने टैक्स ज्यादा बढ़ा दिया तो टैक्स कलेक्ट आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कि कौन सा ग्राफ एक्सप्लेन करता है, लेफ्ट कर्व। समझ, लेकिन किसके बारे में बताता है, टैक्स के बारे में बताता है। तो एक लिमिट तक टैक्स अगर लिया जाए तो लोग बड़े खुशी से देते हैं, अगर ज्यादा लिमिट क्रॉस करोगे तो इसका मतलब गाइस आज इसका मतलब कि कहीं ना कहीं किसको प्रमोट करेगा, आज आम आदमी मिडिल इनकम वाले को 12 लाख रुपए से कम वाले बंदे को टैक्स नहीं भरना, तो क्या बंदा वो रिलैक्स होगा, उसके बाद पैसा ज्यादा आएगा। एंड पैसा आना मतलब दो चीजों के ऊपर इन्वेस्ट होगा, सेविंग्स और कंजप्शन। सेविंग वाला पैसा बैंक के पास जाता है, वो यूटिलाइज होगा इकोनॉमी में, और जो दूसरा है हमारा कौन सा कंजप्शन वाला, वो कोई ना कोई जो परचेज करेगा तभी इसकी प्रोडक्शन कहीं ना कहीं चलेगी। समझ लगी कि नहीं? अब आ जाओ जो हम लोग पढ़ रहे थे, चल ले भाई, क्या था बैक स्टेज। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इनकरेजिंग वॉलंटरी ये मैं नहीं बताऊंगा। अब आ जाओ जो हमने मेन पढ़ना। अब गाइस यहाँ देखो, अगर हिंदुस्तान पेपर में प्रीलिम्स से क्वेश्चन आ जाएगा, अगर हिंदुस्तान 1 रुपया कमाता है, अगर इंडिया 1 रुपया कमाता है, 1 रुपी कमाता है, इस 1 रुपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, जल्दी बताओ। अभी मैंने आप लोगों को सामने देखो सारे, मैंने आपको अभी क्वेश्चन क्या पढ़ाया था, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है, रिसिप्ट, मैं दोनों की रिसिप्ट को इकट्ठे कर रहा हूं, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट, सबसे ज्यादा पैसा कहां से आ रहा था, सबसे ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है, व्हाट इज दिस, देखिए ग्राफ, ये सर बजट का है। दूसरे नंबर पे पैसा कहां से आ रहा है, इनकम टैक्स किसमें आता है, रेवेन्यू रिसिप्ट, ये किसमें आता है, कैपिटल रिसिप्ट, बोलो हाँ या ना। तीसरे नंबर पे पैसा कहां से आ रहा है, वेर इज जीएसटी, ये 18%, देख गया। चौथे नंबर पे कौन है, कॉर्पोरेशन टैक्स, इसका मतलब कॉर्पोरेशन टैक्स इज ऑन फोर्थ नंबर। पहले तीन तो पता होंगे, कौन कौन सा, डेट, इनकम टैक्स, जीएसटी, फोर्थ इज द कॉर्पोरेट टैक्स, और बाकी अदर टैक्स है जिसके मैं बताई। देखो नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट भी है, व्हाट इज नॉन डेट, बिना कर्जे वाले, जो हमने एयर इंडिया बेच दिया, हमने को पीएसयू बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, उससे जो पैसा आएगा वो 1% आ रहा है। तो इसका मतलब आज हिंदुस्तान के 1 रुपए पे सबसे ज्यादा योगदान किसका है, बोरिंग एंड अदर लायबिलिटीज। अब बोलो हाँ या ना, समझ लगी। चले आगे जल्दी स्पीड में, सबसे ज्यादा पैसा किसमें लग रहा है आज हिंदुस्तान का, सामने गाइस देखो सारे के सारे पार्टिसिपेट, इंडिया का सबसे ज्यादा पैसा किसमें लग रहा है अकॉर्डिंग टू दिस स्लाइड, पेंशन पे, इंटरेस्ट पेमेंट्स पे, किस पे देखना सबसे ज्यादा किस पे जा रहा है, मैंने अभी आपको क्या बताया था, सबसे ज्यादा पैसा हिंदुस्तान का मतलब हमारा जो एक्सपेंडिचर है भाई और बहनों, अगर स्टेट को जा रहा है ज्यादा तो ये किस पे गिनोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैपिटल एक्सपेंडिचर, कौन बताएगा, काके याद रख लेना ये वो वाला पैसा नहीं है जो स्टेटों को तुम कभी कभी देते हो, जो रेगुलर बेसिस वाले जो पैसे हैं। तो ये आप लोग याद रखना, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज 22%, ये कौन सा है आप लोगों का, व्हाट एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा कौन सा है, ये याद रखना पेपर में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे ज्यादा पहले नंबर पे ये सबसे ज्यादा कौन सा जो है जिसपे हिंदुस्तान खर्चा किस पे सबसे ज्यादा कर रहा है आज भी, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज 22%। दूसरे नंबर पे क्या है जल्दी, 20% इंटरेस्ट पेमेंट। और बताओ पेपर में क्वेश्चन आएगा इंटरेस्ट पेमेंट किसमें आती है, इंटरेस्ट पेमेंट किसमें आती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैपिटल एक्सपेंडिचर, अरे बताओ, आप जब किसी को इंटरेस्ट पेमेंट देते हो तो हर महीने देते हो सेम इंटरवल पे, तो इसका मतलब कैपिटल तो है नहीं, रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू का पैसा आ नहीं रहा जा रहा है, तो जाने वाला कौन सा होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नहीं लगी समझ, अरे तुम्हें ग्राफ में भी बताया तो है। तो दूसरे नंबर पे जाने वाला पैसा कौन सा है, ये। तीसरे नंबर पे जाने वाला पैसा कौन सा, जल्दी, 16%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले और डिफेंस एंड सब्सिडी। देखो डिफेंस और सब्सिडी पे पैसा जो जा रहा है उसको अगर एक्सक्लूड कर दो, इंक्लूड करके नहीं बोल रहा,
तो सबसे ज्यादा पैसा हम किस में लगा रहे हैं? सेंटर सेक्टर स्कीम, मिड डे मील स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना। आज भी हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा पैसा किस पे जा रहा है? इन पे जा रहा है। सबसे ज्यादा जा रहा है आप लोगों के स्टेट शेयर टैक्सेस, दूसरे नंबर पे जा रहा है इंटरेस्ट पेमेंट, तीसरा जा रहा है सेंटर सेक्टर स्कीम। ये किसके अंदर आती है? ये कभी कभी सरकार करती है कि हर साल कर रही है, हर साल कर रही है, तो किसमें आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अरे बोलो हाँ, ये ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आती है? सब्सिडीज, सैलरीज, पेंशन, पैसा ऑन डिफेंस और सब्सिडी पे जो पैसा लगा रहे हैं वो सारा किस में आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो गाइस ये देख लेना, और बाकी 3-4 आपको मेन पता नहीं है। सबसे पहले पहले 2-3 तो आपको पता नहीं चाहिए, पहला, दूसरा और तीसरा हो गया यार। चले आगे नेक्स्ट। और ये तुम्हें पता है गाइस, व्हाट इज रेवेन्यू रिसिप्ट? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी जल्दी, क्लास थोड़ी लंबी होगी, मैं इसको स्प्लिट कर लूंगा। सलोनी टेल मी द आंसर। सलोनी इसमें इसका मतलब क्या है? एक इन्होंने दिया हुआ एक्चुअल, एक दिया हुआ बजट एस्टिमेट, एक दिया हुआ रिवाइज एस्टिमेट। कौन बताएगा जल्दी? ये मैं पढ़ा चुका हूँ गाइस तुम्हें, मजाला हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स पर, तुम्हें ये चीज याद ना हो। एक्चुअल किस साल का आ रहा है? इस साल का बजट हमने लिया, उसे पिछले साल का हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? बजट एस्टिमेट और रिवाइज एस्टिमेट। और उसके पिछले साल का हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? अरे पूरे साल का हमारे पास उसका है। तो 2023-24 का एक्चुअल में हमारा कितना एक्सपेक्टेड था? 27, ये क्या है, लाख करोड़, 27.3 लाख करोड़। इस साल का जो बजट गाइस बना है, ठीक है, और पिछले साल का बजट, इस साल का बजट जो बनाया है उसका हम कितना लेके चल रहे हैं? हमारा इस साल का बजट एस्टिमेट क्या है? हमने कितना पैसा निकलवाया है, या कितना पैसा हमने, इतना है कि हम इतना बजट बना लेंगे, 34.2, मतलब इतना हमारा खर्चा होगा। हमने इस साल बोला है कि अगले साल 2026 तक हमारा इतना खर्चा होगा। कितना? 34.2 लाख करोड़। पिछले साल क्या ये हमने जो ये बजट एस्टिमेट लगाया है, हमने ये क्या लिया है? बजट एस्टिमेट। तो पिछले साल बजट एस्टिमेट कितना लिया था? 31.3 लाख करोड़। क्या इतना हमने कमाया? इसका मतलब जितना हम एक्सपेक्ट करते थे उतना नहीं हुआ। और ये कितने, ये जो आप लोगों को रिवाइज एस्टिमेट आता है कितने महीने का आता है? 3। हमारे पास अप्रैल मई जून का है, जुलाई अगस्त सितंबर का है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का है। जनवरी तो अभी चल रहा है, जनवरी अभी फरवरी आया। तो पिछले साल का भी हमने एक बजट एस्टिमेट लिया था, फिर हम रिवाइज, याद है शिमला गए थे ट्रिप वाला, तो ये तुम्हें पूरी कहानी याद होनी चाहिए। तो नया बजट बनाने के लिए, नया बजट एस्टिमेट लेने के लिए पिछले साल के 2 चीजें एस्टिमेट ली जाती हैं। बजट एस्टिमेट क्या लिया था, और पिछले अभी 3 क्वार्टर का रिवाइज एस्टिमेट, और उसके पिछले साल का एक्चुअल में क्या है। अरे बोलो हाँ या ना, यस और नो। अब यहां पर देखो, व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट्स। अभी से यहां देखो, कंफ्यूज मत होना गाइस, मैंने उल्टा तो नहीं बोल दिया। व्हाट इज रेवेन्यू रिसिप्ट? पिछले साल के बजट में कितना था? हमें इतना पैसा मिलेगा, सॉरी, हमें कितना पैसा एक्सपेक्टेड था पिछले साल? 31.3 लेके चल रहे थे, आया कितना? 3 क्वार्टर का 30.9 अप्रोक्सीमेटली हमने ले लिया, चौथे का हमने एस्टिमेट डाल दिया 30.9। इस साल हम कितने लेके चले हैं? हमारे पास 34.2 लाख करोड़ की इनकम होगी। ये रेवेन्यू रिसिप्ट लेके चल रहे हैं हम लोग। रिसिप्ट मतलब आएगा। सरकार ने इस साल का क्या बजट एस्टिमेट लिया, कितना पैसा आएगा इस साल सरकार को रेवेन्यू रिसिप्ट से? 34.2। पिछले साल बजट एस्टिमेट में कितना लेके चले थे? 31.3। मिला कितना? तो घाटा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। अरे देखो 31.3 लेके चले थे बजट एस्टिमेट, मिला कितना एक्चुअली? अप्रोक्सीमेटली 30.9। अच्छा, मतलब मिलेगा। हम क्या पढ़ रहे हैं? मैंने वही बोला, मैंने उल्टा बोल दिया, प्लीज इसको देख लेना। व्हाट इज रेवेन्यू रिसिप्ट? जो हमारे पास पैसा आता है, अपना पैसा। समझ लगी नहीं? पिछले साल एक्सपेक्टेड था 31.3 लाख करोड़ मिलेगा, लेकिन मिला कितना? 30.9 लाख करोड़। इस साल कितना एक्सपेक्ट लेके चल रहे हैं साल का? हमें 34.2 लाख करोड़ रुपए की इनकम जनरेट होगी। इसमें रेवेन्यू स्ट्रीम में कौन कौन सा पैसा आता है? टैक्स, नॉन टैक्स। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो चलो आगे। व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट? जो हमें पैसा कभी कभी आता है। बोलो हाँ या ना। कभी कभी पैसा कहां से आता है? डिसइन्वेस्टमेंट, सेल कर दो, चीजें कुछ को डिसइन्वेस्ट कर दो। दूसरा मैंने बताया था आप लोगों को कहां से आता है? अरे लोन जो लेते हो आप लोग वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से। इसका मतलब देखो, सामने देखो, हमारा लास्ट ईयर हमने बोला था हमने इतना पैसा, क्या है, हमने इतना पैसा मिलेगा, क्या है? कैपिटल रिसिप्ट्स। समझ लगी कि नहीं? जो पैसा मिलेगा, लेकिन मिला कितना था? 16.3। ये भी घाटा हमें देखने को मिला। इस साल क्या एक्सपेक्ट लेके चल रहे हैं? कितना हमें कैपिटल रिसिप्ट मिलेगा? हमारे पास कितना पैसा, कभी कभी आने वाला पैसा, चाहे हमने भूटान को लोन दिया,
उसको लोन दिया, उसका भी जो पैसा हमें मिलेगा, तो हम सारा लेके चल रहे हैं। कैपिटल रिसिप्ट में जो पैसा मिलेगा हमें, दो प्रकार का पैसा होता है कैपिटल रिसिप्ट का, कौन सा? डेट वाला और नॉन डेट वाला, दोनों की बात हो रही है। इस साल हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं हमें 16.4 लाख करोड़ रुपए मिलेगा, लेकिन अगले साल हमें इसका भी क्या मिल जाएगा, रिवाइज एस्टिमेट। पिछले साल हम क्या लेके चले गए थे, 16.9 लाख करोड़ मिलेंगे, लेकिन मिले कितने, 16.3 लाख करोड़, घाटा पड़ा। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। व्हाट इज एक्सपेंडिचर? अब आए इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। याद है आप लोगों को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है गाइस? जो हम रोज पैसा हम खर्च करते हैं सेम इंटरवल पे, कितना है एक्सपेक्टेड? पहले हमने कितना खर्च किया? पहले हमने पिछले साल एक्सपेक्ट किया था बजट, कितना बजट लेके चले थे हम इतना खर्च करेंगे, कितना? 37.1 लाख करोड़। खर्च कितना हुआ? इसका मतलब कम खर्च हुआ। यस और नो? मैं किसकी बात कर रहा हूं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। इस साल क्या एक्सपेक्टेड है, कितना खर्च करने वाले हम? 39.4 करोड़, 39.4 लाख करोड़। अब कितना खर्च करते हैं वो तो अगले साल पता लगेगा। ठीक है, ये देख लेना, ये सारे डेफिसिट्स कौन बताएगा? कौन बताएगा इस साल का फिस्कल डेफिसिट? पेपर में प्रीलिम्स में आपको सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, इस साल का फिस्कल डेफिसिट कितना है? व्हाट इज एक्सपेक्टेड फिस्कल डेफिसिट? कितने पे लाना है? 4.4 पे। और किसी टाइम पे कितना चला गया वो था? 6.7। अब कितने पे ला रहे हैं? हमारा टारगेट इस साल का कितना है? हमने फिस्कल डेफिसिट कितने पे लाना है? 4.4। एंड व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग असेट्स। अरे बोलो हाँ या ना? पढ़ा हुआ हम लोगों ने। दैट इज योर फिस्कल डेफिसिट। व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट? डेली बेसिस पे आने वाला, हमारा आने वाला और डेली बेसिस पे खर्च होने वाला, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो कितना हम लेके चल रहे हैं, उसको कितने पे लाना? 1.5। गाइस ये 1.5 क्या शो कर रहा है तुम्हें, परसेंटेज? इसका मतलब हिंदुस्तान में अगर रेवेन्यू डेफिसिट शो हो रहा है, इसका मतलब हिंदुस्तान को डेली अपने एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए लोन लेना पड़ेगा। इतना कितना लोन लेना पड़ेगा? 1.5। समझ लगी कि नहीं? ये है 4.4। आगे नेक्स्ट देखो, व्हाट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट? क्या पढ़ाया था? व्हाट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट? कौन बताएगा? अभिषेक जल्दी। स्टेट्स को जो लोन दे रहे हैं। चलो पहले प्राइमरी, तुम्हें अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है, व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट? प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट, सॉरी फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। कौन सी इंटरेस्ट पेमेंट? जो पुराने जो लोन लिए थे। एक तरफ मेरा फिस्कल डेफिसिट 4.4 शो कर रहा है, मोदी जी कह रहे हैं इसमें मेरा क्या कसूर है, इसमें 4.4 है। जो पिछले सरकारों ने लोन लिए हो, जो हमारी कुछ पहले जो लोन लिए हुए हैं, हम उसका भी तो भुगतान कर रहे हैं। अगर उसका भुगतान निकाल दें तो एक्चुअल में हम कितना डेट ट्रैप पे हैं। एंड व्हाट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट? रेवेन्यू डेफिसिट माइनस जो स्टेटों को हम लोग ने लोन घुमाए हुए उसको निकाल दें तो ये 0.3 है। तो गाइस ये नंबर थोड़ा यूपीएससी तो नहीं पूछेगा, बट मैं जेकेएस का कुछ नहीं बोलता, याद रखना। फिस्कल डेफिसिट कितने पे इस बार? 4.4 पे। रेवेन्यू डेफिसिट कितने? 1.5 पे। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 0.3 पे और प्राइमरी डेफिसिट कितने? 0.8 पे। बोलो हाँ या ना, यस और नो? याद रहेगा? ठीक है, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें नहीं पता। नेट सेंटर टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये मत पढ़ने लग जाना, इसका हमें कोई जरूरत नहीं। अब गाइस ये देख लेना, सरकार ने जो पैसा ज्यादा कमाया, कौन सा एक्सपेंडिचर बता रहे हैं? दोनों, कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहे हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सरकार अब सबसे ज्यादा पैसा किस पे खर्च कर रही है? याद रख लेना, पेपर रिलीज में आ जाएगा सबसे ज्यादा पैसा किस पे खर्च हो रहा है आज भी? डिफेंस में। दूसरे नंबर पे रूरल डेवलपमेंट। तीसरे यहां पर लिखे हुए हैं 4 लाख समथिंग करोड़, रूरल डेवलपमेंट 2 लाख समथिंग करोड़, होम अफेयर्स इतना, एग्रीकल्चर तो पहला याद करा, डिफेंस में सबसे ज्यादा, दूसरा रूरल डेवलपमेंट है। ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ, आईटी, एनर्जी, कमर्स एंड बाकी चीजें। ठीक है, और इसी तरीके से आपका बजट खत्म, ये सारा बजट आपका खत्म हो गया। समझ लगी आइडिया क्या है बजट, क्या सरकार प्लान कर रही, क्या नहीं कर रही? आयुष आप लोगों को गाइस थोड़ा आइडिया लगा होगा, मैंने इसको क्रिस्प पे थोड़ा बताने की कोशिश की है। और जो चीजें मैंने बोली, अब मैंने सब्सिडी कवर नहीं की इसमें, अगर आप लिखना चाहते हो तो मेरे साथ लिख लो। सब्सिडीज का सबसे ज्यादा पैसा, ये प्रीलिम्स के लिए, सब्सिडीज का सबसे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है फूड पे। फूड सब्सिडी हमारी जा रही है अराउंड 2.03 लाख करोड़। दूसरे नंबर पे जा रही है फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर सब्सिडी कितनी जा रही है? 1.67 लाख करोड़। पेट्रोलियम पे इसका सब्सिडी हमारी जा रही है, पेट्रोलियम पे सब्सिडी कितनी जा रही है? 0.12 करोड़। और टोटल सब्सिडी कितनी जा रही है? 4.26 लाख करोड़। टोटल है 4.26 लाख करोड़, ये आपके प्रीलिम्स के लिए।
ठीक है, याद रहेगा। और अगर क्वेश्चन आ गया कि सबसे ज्यादा हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमारा हो रहा है, सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा किस पे कर रहे हैं, हमारा खर्चा जो टोटल एक्सपेंडिचर जो हो रहा है, ये मैं बता चुका हूं वैसे। अभी मैंने बताया सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर किस पे कर रहे हैं, पहले नंबर पे। नो, वो तो हो गया ना एसेट टोटलिटी। अगर उसको छोड़ दे, अभी भी लोन्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, पास्ट लोन्स। दूसरे नंबर पे सब्सिडीज, तीसरे नंबर पे पेंशन। पेंशन पे, सब्सिडी पे 4.26 लाख करोड़। देखो पूरे 5 लोन पे हम कितना पैसा खर्च करें, 12 लाख करोड़। और पेंशन पे अराउंड हम 2.67 लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसे इसके रिलेटेड आता है कि विच इज द फॉलोइंग कंपोनेंट जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा है, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो डेली बेसिस में सबसे ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस पे है, याद रख लेना गाइस। ठीक है, तो आज भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और बस इसमें और कुछ है नहीं बताने वाला। ठीक है, हाँ ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है आपको। एक सामने देखो, एक चीज और लिख लो पेपर को। हमने इंपोर्ट ड्यूटी किन प्रोडक्ट्स पे कम की है, इस बार का बजट बता रहा है इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस्ड। किन पर्टिकुलर चीजों पे इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस की गई है। पहली चीज, आप लोगों का कैंसर ड्रग्स, जो बाहर से मंगवाते हैं कैंसर ड्रग्स, तो हम उन पे जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं वो हमने कम कर दी है। दूसरा रॉ मटेरियल, और तीसरा हमारा है मशीनरी। कौन से वाली, कैपिटल गुड्स। एक चीज और देख लेना, सरचार्ज के ऊपर भी न्यूज आ गई है। गाइस आपको पता ना, जो अ, क्या बोलते हैं उसको आप, जो बिजनेसमैन होते हैं उनको कितने प्रकार के टैक्स देने पड़ते हैं। अगर तो बिजनेस प्रॉफिटेबल है, अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल है तो उनको क्या देना पड़ता है, बताओ जल्दी। इनको देना पड़ता है कॉर्पोरेट टैक्स। अगर बोलते हैं कि सर प्रॉफिटेबल नहीं है, नो प्रॉफिटेबल, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, क्या देना हमें। एक पर्टिकुलर क्या हम लोग टर्म यूज करते थे, व्हाट वाज दैट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। ठीक है, और आप लोगों को पता है गाइस, एक चीज ये याद रख लेना, फॉर ऑन प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट मैट देना पड़ता है कम से कम, प्रॉफिटेबल पे कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है। और गाइस आप लोगों को पता है, जो स्टार्टअप जिन्होंने लिए पड़े हैं उनको एक एंजल टैक्स लगता है, सरकार ने ये कैंसिल कर दिया है। याद रख लेना, एंजल टैक्स इज अबॉलिश्ड। ठीक है, और अगर बात करूं, और इसमें कोई अगर नई चीज आई है तो बस ये याद रख लेना। और एक चीज का और एडिशन बता देता हूं। हाँ, एक न्यू टैक्स रिजीम जो थ्रो की गई है, आपको पता ना गाइस व्हाट इज सरचार्ज। अगर किसी एक इंसान की इनकम 50 लाख से ज्यादा है, तो उसके ऊपर सिर्फ इनकम टैक्स नहीं लगता, उसको प्लस क्या देना पड़ता है, सरचार्ज, प्लस क्या देना पड़ता है, सेस। पता ना, एक लिमिटेड, अगर 50 लाख, अगर किसी की इनकम सरचार्ज में, सरचार्ज कितना है 50 लाख से, अगर किसी इंसान की इनकम 1 करोड़ के बीच में है, तो उसके ऊपर सरचार्ज जो लगता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 10%। अगर किसी की इनकम 1 करोड़ के अबव है और 2 करोड़ के बीच में है, 1 से 2 करोड़ के बीच में, तो उसको देना पड़ता है 15% सरचार्ज। और अगर किसी की 2 से 5 करोड़ के बीच में है तो सरचार्ज देना पड़ता है 25%। और अगर किसी की 5 करोड़ से अबव है तो उसको सरचार्ज देना पड़ता है 25% अगेन। ठीक है, एंड व्हाट इज सेस, अगर सपोज करो किसी इंसान की इनकम है 1 करोड़, तो 1 करोड़ वाले को कितना पे करना पड़ रहा है, हाउ मच, 10%। तो 1 करोड़ का 10% कितना हुआ, 10 लाख।
तो इसको कितना टैक्स देना पड़ा? देखो इसने 30% तो वैसे भी टैक्स पे किया, तो 30% अलग लगा 30 लाख, प्लस मैं ऐसे लेके चल रहा हूं, ऐसे 30 लाख नहीं बनता है उसका, याद ना स्लैब में पड़ेगा, सारे स्लैब में पैसे जाएंगे तो हर एक स्लैब का अलग पैसा लगेगा। सपोज 30 लैक्स प्लस उसको क्या देना पड़ा 10%, 10% कितना हुआ 10 लाख, प्लस अब सेस कितना आता है 2 या 4, चलो 4% लगा लो, तो 4% अगर सेस हुआ तो 4% किसका होगा 10 लाख का, 10 लाख का 4% कितना हुआ, तो बोलो 10%, 10 लाख का 10% होता है 1 लाख, तो 4% कितना हुआ, अरे 4,000, तो कितना दिया 40 लाख 4,000 का कुछ अमाउंट जाएगा, समझ लगी कि नहीं? तो ये स्लैब थोड़ी देख लेना तो इसमें आ रहा है। एंड दिस इज ऑल अबाउट गाइस टुडेस क्लास, और मैं इसी तरह फिनिश करता हूँ। अब आपको बजट से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, किसी बच्चे को और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।